देखो कई सारे करियर्स थे, आप चुन सकते थे उन्हें, लेकिन आपने एक होस्ट बनना, एक रेडियो जॉकी बनना या फिर बाकी चीज़ें जो होते चली गई आपकी लाइफ में, ये चुनाव आपने क्यों किया? आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ कितनी भी नहीं है, आपका होगा नहीं होगा, अभी 4 महीने 6 महीने और तैयारी करनी पड़ेगी। यहाँ पर मुझे हर इवेंट में नए लोग जानने लगते थे। एक तरफ मुझे समझ में आया कि आप एक ऑफिसर बनते हो, नो डाउट उसकी बहुत मर्यादाएं हैं, सारी चीज़ें हैं, ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल करोगे, लेकिन अगर आप एक स्टेज आर्टिस्ट बन जाते हो, लोगों के फेवरेबल बन जाते हो, तो वहाँ पर आपको प्यार मिलता है। तो डायरेक्टली शुरुआत करना चाहेंगे कि चलो हम वेडिंग इवेंट्स होस्ट कर लेंगे, चलो यार मेरे को कॉर्पोरेट इवेंट होस्ट कर लेना है, मतलब एनीथिंग दे वांट टू डू। तो ऐसी स्थिति में उन्हें शुरुआत कैसे करनी चाहिए? देखो बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज़रूरी सवाल पूछा है, और मुझे लगता है कि अगर किसी इंसान को अपना एंकरिंग करियर बनाना है तो सबसे पहले आपने कॉलेज तो किया ही होगा। कॉलेज में फेस्ट पार्टीज होती हैं, ठीक है, वहाँ पर जो डिपार्टमेंट होते हैं उनके कुछ ना कुछ इवेंट्स होते हैं जहाँ पर आपको सिर्फ स्किल्स निकालने का मौका मिलता है। मैं एक चीज़ फिर से बोलूँगा कि माइक पकड़ने से पहले आपको प्रिपरेशन करके जाना पड़ेगा, फिर आपको लगेगा हाँ कि यार मैं शायद नहीं बनाऊं, वो अगर क्रिएट हो गया ना एक बार तो बहुत मुश्किल हो पाता उसको मिटा पाना। इट मींस लर्निंग नेवर स्टॉप्स, आपको हमेशा सीखते रहना है। हाँ बिल्कुल पॉसिबल। मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड बिजनेस कोच हूँ, मैं एक ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, हमारे पास सारे बिजनेस ओनर्स हैं। इस इवेंट में आप आए हो हमारे पास मास्टर ऑफ सेरेमनी बन के, कैसे शुरू करोगे? शाम का इवेंट है तो मैं एक बहुत अच्छी लाइन बोलता हूँ, वो लाइन मेरी फिट हो जाती है बिल्कुल शाम के किसी भी इवेंट में कि चांद से तुम जमी पे आ जाओ तो तुम्हारे साथ एक जाम हो जाए। बोले बाबा बाबा चांद से तुम जमी पे आ जाओ तो तुम्हारे साथ एक जाम हो जाए। और आज अनुराग जी के साथ इस खूबसूरत से महफिल में एक खूबसूरत सी शाम। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरजे आनंद और आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने शो में। और आज मेरे साथ एक बहुत ही खास मेहमान हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे उनसे अपने पूरे करियर के बारे में, और उन्होंने ज़िंदगी में क्या क्या पाया है, क्या क्या हासिल किया है और उसके लिए कितनी पीछे मेहनत लगती है, वो सब कुछ उनसे आज हम यहाँ पर आनंद भाई एक सेकंड, अभी आप हमारे पॉडकास्ट में आए हो। ओह माय गॉड, तो ये मेरा काम है, शुरुआत मुझे कर लेने दो। अच्छा, मुझे लगा ना बीइंग एन एंकर कि मैं बैठा हूँ तो मैं शुरू करता हूँ। एक्चुअली आपका अपना रोल है, मुझे पता है, आप रेडियो पे, आप अलग अलग इवेंट्स में आप एंकरिंग करते हो, होस्टिंग करते हो, इवन रेडियो जॉकी भी हो, तो ये आपका रोल है, मैं मानता हूँ। बट आज आप हमारे पास एज ए गेस्ट आए हो, तो शुरुआत मुझे करनी पड़ेगी। आदत नहीं ना गेस्ट की। So, अब आदत डालनी पड़ेगी आपको। यू आर डूइंग ग्रेट। सो नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आज के इस एपिसोड में हमारे साथ जुड़ रहे हैं आरजे आनंद, जो रेडियो जॉकी हैं, साथ ही साथ ये अलग अलग तरीके के इवेंट्स होस्ट करते हैं, लाइक वेडिंग इवेंट्स हो, कॉर्पोरेट इवेंट्स हो। ही डज अ लॉट ऑफ थिंग्स इन हिज लाइफ, बट द थिंग इज दैट कि आज के एपिसोड में जब ये हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो हमारा पूरा का पूरा फोकस होगा कि कैसे इन्होंने अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी पाया है उस रास्ते को, उस कंप्लीट रोड मैप को आपसे ये शेयर करें, ताकि आप भी सीख करके अपने ज़िंदगी में बन सकते हैं एक एमसी, बन सकते हैं एक होस्ट, एंकर, रेडियो जॉकी। तो चलिए शुरू करते हैं और स्वागत करते हैं आरजे आनंद भाई का। तो बहुत बहुत स्वागत है भाई, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, एकदम आपकी तरह, और बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे अपने शो में बुलाया कि एक पूरा रोड मैप कैसे तैयार किया जाता है, उसके पीछे की पूरी क्या जर्नी होती है। जैसे आज की डेट में एक हम वेडिंग होस्ट करते हैं, एक बड़ा कॉर्पोरेट शो होस्ट करते हैं, तो उसके पीछे का क्या सफ़र है, और वहाँ पर हम खड़े होकर, स्टेज पे खड़े होकर माइक लेकर कैसे 1000 से 10,000 लोगों को कैसे अपने अकॉर्डिंग चला पाते हैं, उसके पीछे की बहुत बुरी कहानी है। वेरी नाइस। और ये आपने सुना आरजे आनंद भाई की आवाज़, आपको सच में ये आवाज़ बहुत ही शानदार लगी होगी। अगर आप भी चाहते हो कि आपकी भी आवाज़ दुनिया सुने और आप अपनी आवाज़ से पहचाने जाओ, तो आज का ये एपिसोड बिल्कुल आपके लिए है। तो भाई आपसे बिल्कुल शुरुआत करूँगा कि देखो कई सारे करियर्स थे, आप चुन सकते थे उन्हें, लेकिन आपने एक होस्ट बनना, एक रेडियो जॉकी बनना या फिर बाकी चीज़ें जो होते चली गई आपकी लाइफ में, ये चुनाव आपने क्यों किया? सबसे पहले अनुराग भाई, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मेरा स्टडी में बहुत अच्छा था। जो लोग अभी देख रहे हैं वो जानते होंगे कि जवाहर नवोदय विद्यालय एक सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, लाइक केवी ऐसे जेएनवी। राजीव गांधी जी की इसकी देन है, तो मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मैं गांव से आने वाला बच्चा एक शहर के सबसे शानदार स्कूल में पढ़ रहा है, सिर्फ नवोदय के बदौलत, और हमारी जीरो फेस होती थी। तो आप जवाहर नवोदय विद्यालय से पास आउट हूँ। हाँ, रहा हूँ मैं। बाय द वे मैं ऑडियंस को बता दूं कि मैंने भी एग्जाम्स दिए और मेरा नहीं हुआ था। तो ये भाई साहब पढ़ने में सच में थोड़े ज़्यादा जीनियस रहे होंगे। बाकी आगे की कहानी। मेरी स्टडी बहुत अच्छी थी, और उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन वहाँ से किया। 12th मैंने साइंस से था, साइंस मैथ से था। मैं ग्रेजुएशन किया मैंने यूपीएससी की तैयारी के लिए
BA किया मैंने। ओके। वो भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय कैंपस से। Okay. मैं उसमें बता दूं कि उसमें मेरी मेरिट इतनी अच्छी थी कि मुझे वहाँ से स्कॉलरशिप मिली और मैं हॉस्टल में फ्री ऑफ कॉस्ट रहा। तो ओवरऑल मैंने स्टडी फ्री पढ़ाई की है मैंने अपनी ज़िंदगी में जितनी भी पढ़ाई की है स्कॉलरशिप से। तो मेरी स्टडी बहुत अच्छी थी, क्या बात है। पढ़ने में बहुत अच्छा जीनियस था। और 2018 में ग्रेजुएशन मैंने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद क्या हुआ कि उसी टाइम पर यूपीएससी ने अपना पैटर्न चेंज कर दिया। अगर आपको याद हो कि यूपी पीसीएस का पैटर्न चेंज हो गया है, तो मेरे लिए इतना एकदम अपॉर्चुनिटी मुझे दिखी कि यार जो पिछले 5 साल 7 साल 10 साल से तैयारी कर रहे थे अब वो भी मेरी बराबर आ गए। अग्री। मैंने 6 महीने तैयारी करी, एकदम टॉप क्लास सारी चीज़ें मेरी बिल्कुल बन गई थी और मैं बहुत अच्छी तैयारी कर रहा था। लेकिन उसी टाइम पता नहीं एकदम माइंड में क्या हुआ कि एक रियलिटी शो हुआ था उत्तर प्रदेश में बिग प्रोजेक्ट के नाम से, जहाँ पर सिंगिंग डांसिंग और पोएट्री का एक सेगमेंट रखा गया था। और वहाँ से मैंने शुरू की थी स्टोरी टेलिंग करना। ओके। आपको मैं बता दूं कि उसमें 500+ कंटेस्टेंट थे, 3 उसके राउंड थे और मैं रनर अप था उस इवेंट का, जिसमें स्टोरी टेलिंग सेगमेंट भी नहीं था। उस इवेंट का मैं रनर अप था। ओह माय गॉड। तो वहाँ से मुझे स्टेज और माइक से ना लत लग गई। मैंने कहा यार कुछ तो अच्छा कर रहा हूँ मैं कि लोग मुझे सुन रहे हैं। मतलब पढ़ाई के साथ साथ कुछ हाँ, एक्स्ट्रा करने का जो हाँ, एक कह सकते हो कि आपके अंदर वो कीड़ा जागा वहीं से जागा। हाँ, वो मुझे बोलना शुरू से ही अच्छा लगता था। अब मुझे बताते हैं मेरे टीचर्स कि आप स्कूल के दिनों में भी स्टेज में जाके बोलते थे। ओके। तो मुझे नहीं पता था कि इसका भी कोई करियर होता है। हम तो वही था कि यूपीएससी करेंगे, पढ़ाई में अच्छे थे। मेरा मतलब ये था कि पढ़ाई करनी है, नौकरी पानी है तो अच्छी वाली पाओ। मेरा मतलब कॉन्सेप्ट ये था। तो स्टेज पे आ गए, विनर हो गए। अब उसके बाद क्या, लेकिन अभी क्या था कि इधर स्टडी आप यूपीएससी के साथ साथ कुछ पैरेलल लेके नहीं चल सकते। वो एक ऐसी फील्ड है। तो मैं मेरे संडे वीकेंड्स में मेरे इवेंट्स भी होते थे और वीकेंड्स में मेरी एक्स्ट्रा क्लासेस भी होती थी। ये लाइफ में मुझे ऐसा एक चीज़ लगता है कि हर किसी की ज़िंदगी में एक ऐसा फेज़ आता है जहाँ पर आपको एक चुनाव करना पड़ता है। अग्री। 2019 की बात है। मेरे सामने दोनों था कि मैं यूपीएससी को कंटिन्यू करूं क्योंकि मेरी तैयारी बहुत अच्छी थी। और मैं आपको बता दूं कि ग्रेजुएशन में मेरा सब्जेक्ट था डिफेंस स्टडीज़, जिसका मैं 3 साल का टॉपर था। मैं कुछ नहीं करता अपनी ज़िंदगी में, उसी में सिर्फ आगे मैं पोस्ट ग्रेजुएशन करता तो आज मैं एक स्कॉलर होता। ओके। सेम डिपार्टमेंट में। लेकिन मुझे यही था कि पूरी ज़िंदगी पढ़ाना पड़ेगा, पूरी ज़िंदगी पढ़ना पड़ेगा। फिर मैंने 2 चीज़ें सामने रखी। मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूँ जो मैंने अपनी लाइफ में एक बदलाव किया कि इस फील्ड में कैसे आ गया। ओके। मैंने कहा एक फॉर्म भरते हम, फॉर्म में कितने पैसे लगते हैं, 300-400 रुपये लग जाते हैं। और जब हम किसी प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म करने आते हैं वहाँ पर मुझे फ्री बुलाने जाने लगा। आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ कितनी भी नहीं है आपका होगा नहीं होगा, अभी 4 महीने 6 महीने और तैयारी करनी पड़ेगी। यहाँ पर मुझे हर इवेंट में नए लोग जानने लगे थे। एक तरफ मुझे समझ में आया कि आप एक ऑफिसर बनते हो, नो डाउट उसकी बहुत मर्यादाएं हैं, सारी चीज़ें हैं ज़िंदगी में, बहुत कुछ हासिल करोगे। लेकिन अगर आप एक स्टेज आर्टिस्ट बन जाते हो, लोगों के फेवरेबल बन जाते हो, तो वहाँ पर आपको प्यार मिलता है, किसी ऑफिसर को प्यार नहीं मिलता। अग्री। तो वो चीज़ें मुझे इसका पलड़ा भारी दिखने लगा। तो मुझे लगा कि यार शायद मैं एक दिल से आर्टिस्ट हूँ, मुझे इस पे कंटिन्यू करना चाहिए। और एक चीज़ और थी, मैं यूपीएससी मेरे लिए बहुत बड़ा सेगमेंट था, लेकिन जिस जगह पे रहता था ना, मेरे आसपास रूम में हर रूम में यूपीएससी तैयारी करने वाले थे। इलाहाबाद माना जाता हब, अग्री है ना। तो एक ही हॉस्टल में कम से कम 15 से 16 हर साल यूपीएससी क्वालिफाई कर रहे हैं। तो मुझे लगा इन्हीं में से मैं भी एक काउंट हो जाऊँगा। लेकिन अगर इस फील्ड में मैंने कुछ ज़िंदगी में अच्छा कर लिया तो शायद मैं अपने विश्वविद्यालय को, अपने परिवार को कुछ नया दे पाऊँगा। क्या बात है, बहुत तो वहाँ से मैंने अपनी फील्ड चुनी। वहाँ तब तक ये मुझे क्लियर नहीं था कि मुझे रेडियो करना है। करते 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 1 साल मैंने काम किया, पोइट्रीज़ की, स्टोरी टेलिंग की। लोग बुलाने लगे, लोग कोई पैसे नहीं देता था। अब ये तो आगे कि यार काम करें लेकिन पैसे भी तो कमाने हैं ना, कैसे काम चलेगा। उस टाइम पैसे नहीं थे। तो जब क्या था ना कि आपकी सुंदरता आपके पैसे से दिखती है। अगर आप पैसे वाले हैं तो आपके चेहरे में नूर दिखेगा। क्या बात है। अगर आप पैसे वाले नहीं हैं, आप कैसे भी अच्छा रहते, कितने फीचर्स हैं, आप अच्छे नहीं दिखेंगे। तो मुझे उस टाइम तक लगा कि यार शायद स्टेज में कुछ तो मेरी आवाज़ में जादू था, कुछ तो मेरे शब्दों में ऐसा था जिससे लोग कनेक्ट कर पा रहे थे। तो क्यों ना मैं रेडियो का ट्राई करूँ। वहाँ से मेरे अंदर ये आया। और उस टाइम पे हम सिर्फ वसंत सुनते थे, नीलेश मिश्रा जी को। अरे क्या, जो यादों का इडियट बॉक्स सुनाते थे। मेरे ज़िंदगी का बहुत बड़ा क्रेडिट है उनको है, जिनको सुन 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 के हम आगे बढ़े। उनकी क्या शानदार आवाज़ है। मतलब 10 स्लो शो चलाते हैं अपना, और कितनी बेहतरीन, बहुत ही सिंपल वे में जो बातें होती हैं, मतलब दिल तक जाती हैं उनकी। खैर, यहाँ पे आप लोगों को एक बात समझ में आ रही होगी कि आनंद भाई के लाइफ में 2 चुनाव करने थे। एक तो वो यूपीएससी को चुन सकते थे कि आगे मुझे इसी में बढ़ना है, दूसरा कि ये अपना एंकरिंग करियर को ये परस्यू करे। आपने पूरी क्लैरिटी लाई अपने लाइफ में, और मुझे आपको लगा कि ये भी एक अच्छा करियर हो सकता है, बट आई एम मोर फिट इनटू इट। ठीक है, तो आपने इसको चुना और आप आगे बढ़ गए। दैट्स ग्रेट। तो हम और आप भी जब ज़िंदगी में
कंफ्यूजन वाले फेज में रहें कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा पॉज लेकर के ठहरें और सारे प्रॉज एंड कॉन्स को देखें और जिसका पल्ला भारी देखे आप उधर झुक जाए। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ ना कि इमोशंस लाइफ नहीं चलती है। आप इमोशन में आकर के मुझे ये करना है, ऐसा नहीं होगा। आप प्रैक्टिकल होना पड़ेगा अपनी लाइफ को लेकर। आपको देखना पड़ेगा कि आपके लिए क्या सुटेबल है और क्या आप कर सकते हो। जैसे मेरे अंदर में ये था कि एग्जाम कब होगा ये मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन कब मैं इवेंट करूंगा ये मेरे हाथ में है। वेरी नाइस। अच्छा एक चीज बताओ आप मुझे कि जैसे आपने यूपीएससी के चुनाव को छोड़ा और आप इधर आए, तो क्या उस वक्त थोड़ी बहुत भी कसक नहीं रही यार कि यूपीएससी छोड़ रहा हूँ, घर परिवार फैमिली प्रेशर, ए लॉट ऑफ थिंग्स मे बी देयर, पापा भी कुछ बोल रहे होंगे, कुछ तो हुआ होगा? मैं आपको बताऊं मेरे अंदर अभी भी इतना कीड़ा है कि अभी जितनी भी इस तरह की फिल्म्स आती हैं, चाहे एस्पिरेंट हो, जितनी भी मूवीज आती हैं, जितने भी इंटरव्यूज आते हैं, मुझे लगता है कि यूपीएससी तैयारी करने वाला लड़का सारे इंटरव्यू नहीं देखता होगा। मैं आज भी देखता हूँ। क्या बात? आज भी मैं दिव्य कीर्ति सर के पूरे वीडियोस देखता हूँ जो इंटरव्यू करते हैं। आज भी मैं खान सर के सारे वीडियोस देखता हूँ और कभी कभी मेरा अभी भी मन होता है तो मैं कुछ वीडियोस देख लेता हूँ, क्योंकि अंदर वो है गेन करने वाला। लेकिन यहाँ पे मुझे क्या लगता है कि पहले जब एज ए यूपीएससी एस्पिरेंट देखते तो वो कुछ और आपका दर्शन होता, और अब जब आप देखते होंगे तो मुझे लगता है कि उनके बोलने का अंदाज, उनके बात करने का रंग ढंग, ये सब कुछ ज्यादा गौर कर पाते हो। देखो क्या होता है ना कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने पढ़ाई सिर्फ, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमने केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ाई करी 12th तक आकर, उसका हमारी जिंदगी में क्या लाभ है? भाई है, आप इसको नहीं कह सकते हो। आप जिंदगी में कुछ भी बने, लेकिन आपने जो भी स्टडी की है कहीं ना कहीं वो आपके काम आने वाली है। मैंने जो वहां पर यूपीएससी की तैयारी की थी, वो आज जब मैं यहाँ पे अपनी सीट में बैठता हूँ और मुझे पता चलता है कि आज मेरे सामने एक अधिकारी आने वाला है, तो मुझे पता होता है कि उनसे क्या लेवल मैच करके रखना है, क्योंकि मैं एंकर हूँ। क्या बात है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो यूनिवर्स आपको इस तरह का मैप, रोड मैप तैयार करके देता है। शायद एक एग्जांपल दीजिए, मैंने यूपीएससी की तैयारी नहीं की होती, उसके बारे में सिर्फ मुझे उतना पता होता जितना मैं पढ़ के पता करता। अब मेरे सामने एक आईएएस ऑफिसर बैठा होता, उसको कैसे इंट्रोड्यूस करता मैं? अग्री। तो वो मुझे पता चलता है कि उसको कितनी वैल्यू देनी है वहां पर। वो मुझे, क्योंकि उसकी डेप्थ को मैं पहचानता हूँ, क्योंकि उसकी चीज की मैंने एसटीडी की हुई। वेरी नाइस। मतलब आप अभी जिस करियर में हो, इस करियर में आपके पास्ट के एक्सपीरियंसेस बहुत काम आते हैं, बहुत काम आते हैं, और हर किसी के लाइफ में आता ही बिल्कुल आता बिल्कुल है। आता है। और कई बार तो जब आप मान लो आपके सामने आईएएस आईपीएस बैठे हुए हो, एंड व्हेन यू से कि आई हैव बीन टू इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, तो ये एक टैगलाइन भी मतलब बड़ा काम कर, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जब मैं उसमें डेप्थ में जाके पूछता हूँ, सर आपका कौन सा कैडर है, किस वाले बैच से हुआ है, और जब कभी भी हम सिलेबस, सर आपका किस सब्जेक्ट से था, तो ये पूछने लगते हैं कि तुम्हें कैसे पता है, क्योंकि तुम तो एंकर हो, तुम्हें इतनी डेप्थ के। फिर मैं उनको बताता हूँ, सर मैं इसका एस्पिरेंट रह चुका हूँ, तो उनको भी बड़ा अच्छा लगता है कि कनेक्शन एंड बॉन्डिंग बिल्ड करने में बड़ा काम बिल्कुल बनता है, और वो कहीं ना कहीं आपकी हेल्प करता है। बहुत ही शानदार। तो एक बार मैं आपसे ये जरूर पूछना चाहूंगा कि यहाँ पे जितनी भी ऑडियंस है वो गौर कर रही होगी कि उन्हें कुछ ऐसा मिले जिससे उन्हें ये पता चल सके कि वो कैसे शुरू कर सकते हैं। वहाँ पहुँचने से पहले मैं आपसे पूछूंगा कि आपको पहला इवेंट मिला कैसे था? पहला इवेंट, ओह माय गॉड, मैं एक छोटी सी बात बताऊंगा। मेरे पास बहुत सारे डीएम्स आते हैं आज की डेट में। अभी मैं देखो एक बहुत चीज़ कन्फेस करता हूँ कि मैं अभी उस लेवल पे एंकर नहीं पहुँच पाया। मेरे से बहुत बेहतर, बहुत सीनियर, जिनका 10-10 साल से एक्सपीरियंस है और मेरे से कम 2x 3x ज़्यादा चार्ज करने वाले एंकर हैं। मैं सिर्फ अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू और अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ, क्योंकि वो लोग मेरे से ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं ना। जैसे अब छोटे से एग्जांपल को, एक सीरीज करके एक्टर गया, उससे पूछा जाए कि इस एक्टिंग को कैसे करते हो, अमिताभ बच्चन ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। तो मेरे इंडस्ट्री के भी कुछ अमिताभ बच्चन हैं, वो मेरे सीनियर, मैं सबके रेस्पेक्ट करता हूँ, सबसे कनेक्ट में हूँ। जो मेरा पहला शो, तो मैं उसके बीच में क्या हुआ कि मैंने लगभग 4-4.5 साल रेडियो किया। मुझे आपको अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, पहला इवेंट पहले ही आपने रेडियो कर लिया? हाँ, रेडियो मैंने पहले किया, मैं आपको बता रहा हूँ। ओके। जब मैं 12 अप्रैल 2019 को मैं दिल्ली आ गया, और मैं बहुत क्लियर था कि मुझे रेडियो करना है। उसके पीछे एक रीज़न ये था कि मैंने बनारस, इलाहाबाद, कानपुर और लखनऊ 4 शहर ढूंढ मारे, मुझे इंटर्नशिप मिल जाए कहीं पे रेडियो की, मुझे नहीं मिल रही थी। उसके पीछे भी रीज़न था कि मेरा मास कम्युनिकेशन का ग्रेजुएशन नहीं था, जो कि मस्ट है। मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही थी कि कोई बंदा बोलना जानता है, किसी को बोलने का शौक है, उसके पीछे डिग्री क्यों देखी जा रही है। और मैंने ये चीज़ को गलत प्रूव किया। मैंने रेडियो में 1 नहीं 2 नहीं 3 रेडियो स्टेशन पर काम किया विदाउट मास कम्युनिकेशन। इवेंट आपका कौन सा था? देखिए, पहला इवेंट मुझे रेडियो के थ्रू मिला। रेडियो, हाँ, क्योंकि जब आप रेडियो जॉकी होते हैं तो आप रेडियो रिप्रेजेंटर होते हैं, तो बहुत सारे कुछ इस तरह के इवेंट्स हमारे पास आते हैं जो हमारे साथ कोलैबोरेशन में होते हैं। जैसे पहला इवेंट मैंने किया था एकॉर्ड हॉस्पिटल के लिए। ओके। एकॉर्ड हॉस्पिटल फरीदाबाद के लिए।
और उनके साथ हमारे रेडियो का कोलैबोरेशन था और उनका एक शो था मॉर्निंग शो जिसको हम मैराथन कहते हैं। तो वो शो आया था कि आप अपने रेडियो जॉकी को हमारे इवेंट में भेज दीजिए, वो होस्ट कर लेंगे और आपकी हम ब्रांडिंग कर देंगे। तो कोलैबोरेशन मेरे रेडियो के साथ में था। तो वहाँ से मैंने स्टेज संभालना शुरू किया था धीरे धीरे करके। वहाँ से फिर धीरे धीरे पेड इवेंट्स मिलने लगे, वहाँ पे मैंने अच्छा करना शुरू किया। तो शुरुआत मेरी रेडियो के थ्रू ही यहाँ से हुई। ओके हाँ, अब ये तो एक क्लियर हो गया कि आपने पहले रेडियो से शुरुआत करी और फिर बाकी के इवेंट्स आपको मिले। लेकिन अगर जनरली आप मार्केट में आ चुके हो, आप चीज़ों को बहुत अच्छे से अब समझ रहे हो, यहाँ पे सारे लोग रेडियो नहीं कर, बिल्कुल से बात है, जो फैक्ट है, बिल्कुल से बात है। कुछ लोग डायरेक्टली शुरुआत करना चाहेंगे कि चलो हम वेडिंग इवेंट्स होस्ट कर लेंगे, चलो यार मेरे को कॉर्पोरेट इवेंट होस्ट कर लेना है, मतलब एनीथिंग दे वांट टू डू। तो ऐसी स्थिति में उन्हें शुरुआत कैसे करनी चाहिए? देखो, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज़रूरी सवाल पूछा है। और मुझे लगता है कि अगर किसी इंसान को अपना एंकरिंग कैरियर बनाना है तो सबसे पहले आपने कॉलेज तो किया ही होगा। कॉलेज में फेस्ट पार्टीज होती हैं, यस, ठीक है। वहाँ पर जो डिपार्टमेंट होते हैं उनके कुछ ना कुछ इवेंट्स होते हैं जहाँ पर आपको सिर्फ स्किल्स निकालने का मौका मिलता है। आप करो, उनको आप फ्री में करना शुरू करो, वहाँ से आप करना शुरू करो। बहुत सारे ओपन माइक होते हैं, आप उनको अप्रोच करो कि मैं जो आपका शो होता है उसको मैं इस तरह का करना चाहता हूँ। आपको थोड़ी सी मिनिमम फीस लगेगी, आप वहाँ जाके अपने आप को टेस्ट कर सकते हो कि आप माइक पे कैसे साउंड कर रहे हो। देखो, दो चीज़ें होती हैं, एक माइक पे बोलना, एक माइक पे अच्छा साउंड करना। अग्री, दोनों बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। आप कैसे साउंड कर रहे हैं वो पब्लिक डिसाइड करेगी, आप कैसा बोल रहे हो वो आप डिसाइड करोगे। सो ट्रू। तो वहाँ से आपकी शुरुआत हो सकती है। बहुत सारी चीज़ें और भी हैं कि अच्छा, यहाँ पे जैसे आपने बताया कि वो कॉलेज के फेस्ट में जा सकते हैं या फिर वो ओपन माइक में जा सकते हैं। ओपन माइक एक ऑप्शन और रहता है यहाँ पर। एक ऑप्शन ये रहता है कि अगर आप किसी भी शहर में, आपके शहर में कोई मॉल है तो वहाँ पर आप उनको जाके अप्रोच कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर वीकेंड्स की एक्टिविटीज़ कुछ ना कुछ होती रहती हैं। अग्री। तो कई दफ़ा क्या होता है कि उनके बजट कम होते हैं तो वो फ्री के एंकर उनको मौका देते हैं, ढूंढते रहते कि आप कर दो, आके हमारे लिए कुछ गेम्स करा दो। लेकिन मैं एक चीज़ फिर से बोलूँगा कि माइक पकड़ने से पहले आपको प्रिपरेशन करके जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप पहली बार जाकर अच्छा करके आएंगे तो उसमें दो फायदे। एक तो जितने लोग वहां पर हैं जिनके साथ आपका कांटेक्ट बना वो आपको दोबारा बुलाएगा। दूसरा, अगर आप अच्छा नहीं कर पाए किसी भी कारणवश तो आप दोबारा उठने के लिए आपको बहुत हिम्मत चाहिए होगी। फिर आपको लगेगा हाँ कि यार मैं शायद नहीं बनाऊं। वो अगर क्रिएट हो गया ना एक बार तो बहुत मुश्किल हो पाता उसको मिटा पाना। अग्री। तो कहीं भी जाए पूरी तैयारी के साथ जाएं। और मुझे लगता है कि आज के दौर में एक और ऑप्शन है कि लोग अपनी प्रैक्टिस को बेटर कर सकते हैं। लाइक आज तो सोशल मीडिया भी है ना, वहाँ पे वीडियोस बना सकते हैं, वो यूट्यूब पे वीडियोस बना सकते हैं, फेसबुक पे वीडियो बना सकते हैं, इवन फेसबुक लाइव कर सकते हैं, है ना। वो अपना खुद का कुछ नेम सोच लें। आज तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, अपना एक बढ़िया सा नाम सोचिए, चैट जीपीटी को भेजिए, लोगो बनवा लीजिए। मतलब आप पर्सनल ब्रांडिंग को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं काम मिलने में, ये मेरे को बताओ। मुझे लग रहा है कि दिस इज हाउ वन कैन बिल्ड योर पर्सनल ब्रांड। तो वो कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है किसी की लाइफ में? हमारे इंडस्ट्री में दो ही चीज़ें काम करती हैं, एक आपके कॉन्टेक्ट्स और दूसरा आपका पर्सनल ब्रांडिंग। चलो, आपने मुझे कहीं रेफर किया, जैसे मेरा आपका बहुत अच्छा बॉन्ड है, कोई इवेंट है, आपने मुझे रेफर किया कि आनंद भाई बहुत अच्छा करते हैं, आप इन्हें बुला लो, लेकिन मेरी पर्सनल ब्रांडिंग अच्छी नहीं है। तो वो देखेंगे यार इसके 400 फॉलोअर हैं और वीडियो भी कुछ खास नहीं है, ऐसी वीडियो फ़ोन से बनी हुई है, अनुराग जी बोलना चलो बुला लेते हैं, लेकिन वो मन से नहीं बुलाएगा। ठीक है, एक आप वहीं अप्रोच करो कि यार भाई मेरा दोस्त है, देखो अगर मेरे अच्छे फॉलोअर है, अच्छे वीडियोज है, तो वहाँ तुरंत लॉक हो जाएगा। दोनों चीजें काम करती हैं, एक आपका रेफरेंस, दूसरा आपकी पर्सनल ब्रांडिंग। देखो, आप कैमरे के आगे की जिंदगी जी रहे हो, स्टेज के ऊपर की जिंदगी जी रहे हो, आपको अच्छा दिखना, अच्छा बोलना, सब कुछ बहुत मैटर करता है। उसके लिए आपको तैयारियां करनी पड़ेंगी पहले से। मैं बोला ना कि अगर आप बिना तैयारी के स्टेज पे चढ़ गए तो दोबारा चढ़ने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आप, मैं कह रहा हूँ थोड़ा रुक के चलो। एक ऑप्शन और भी है, मेरे माइंड से स्किप हो गया, अभी मैं ऐड ऑन कर देता हूँ। अगर कोई शुरुआत करना चाहता है, जो सीनियर एंकर आपके कांटेक्ट में, आप उन्हें फॉलो करें, उन्हें डीएम करें कि सर मैं आपको असिस्ट कर सकता हूँ क्या। आप उनके साथ ज्वाइन करें, बढ़िया तरीका है। मुझे बहुत सारे लोग अप्रोच करते हैं कि सर आपका कोई इवेंट हो, आप मुझे बुला लीजिए, मैं आपके साथ में रहूंगा। तो हमें भी जरूरत होती है कि कोई हमारे साथ में रहे, हमारे टीम मेंबर्स के साथ। जैसे मैं कहीं पे जाता हूँ तो मेरे साथ 3 लोग होते हैं। एक जो मेरी सारी चीज़ों को, जैसे मुझे गेम कराना है तो मैं उठा के नहीं सारी चीज़ ला सकता, तो मेरे साथ एक रहते हैं बंदे, है ना, वो मेरी टीम के। एक मेरे साथ मेरे एक कैमरामैन रहते हैं और मैं खुद रहता हूँ। तो कई दफ़ा हमें इस तरह के लोग ज्वाइन कर लेते हैं कि सर मैं आपकी टीम में चलूँ तो मुझे सीखने का मौका मिलेगा। तो कई दफ़ा क्या होता है कि हमें ऑडियंस से किसी को बुलाना पड़ता है, तो ऑडियंस रहते हैं उनको भी खड़ा कर देता हूँ, तो उनको मौका मिलता है माइक में कैसे बोलना है, क्या चीज़ें करनी है। और दूसरी चीज़, सबसे अच्छी चीज़ होती है किसी को देख कर सीखना।
वो आपको सबसे ज़्यादा बिल्ड करता है। बजाय आप वीडियो देखने के आप किसी एंकर को ज्वाइन करो, असिस्ट करो। क्या बात है, मतलब ये मुझे ये लगता है कि कोई कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप ये लाइव एक्सपीरियंसेस से जो सीखोगे ना, इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। कुछ नहीं होता। तो हर एक इवेंट आपको ज़िंदगी में एक नया चीज़ सिखाएगा। आज भी मैं आप किसी भी इवेंट में जाके खड़ा होता हूँ तो वहाँ पर आज भी मेरे चढ़ने से पहले पैर कांपते हैं कि यार कुछ अच्छा होगा कि नहीं होगा। ओवर कॉन्फिडेंस कभी नहीं होता मुझे भी लगता है कि हाँ इसमें ऐसा क्या नया दूं। देखो मैं भी क्या होता है कि हमने इवेंट किया, आपका इवेंट किया, सेम फोटोकॉपी दूसरे इवेंट में कर दिया, ऑडियंस के लिए नया है, लेकिन वो वीडियो तो सोशल मीडिया पे जाएगी। वही बातें यहाँ बोल रहा हूँ, वही बातें वो तो मोनोटोनस होने लगेगा। आप नया क्या हर इवेंट में कर रहे हो अपने लिए, मतलब हर बार आपको अपग्रेड करना है, बहुत जरूरी है, मेहनत करनी है। इवेंट है, इवेंट से पहले आपको तैयारी करनी होगी, इस बार नया क्या, कौन से गेस्ट होने वाले हैं, किन लोगों के पास मुझे बोलना है, मतलब ऑडियंस की असेसमेंट पूरी, वेन्यू की असेसमेंट पूरी। अब जयपुर में कुछ कर रहे हो तो जयपुर से रिलेटेड कुछ बातें होनी चाहिए, ये बहुत मैटर करता है, बहुत मैटर। आप मुंबई में कुछ कर रहे हो तो मुंबई से रिलेटेड कुछ बातें। मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताऊं, मैं एक हल्दी का फंक्शन कराने गया था जयपुर में, ऑल्दो उसके पहले मैंने नॉर्थ इंडिया किया हुआ था पूरा, है ना। तो राजस्थानी थे, तो वहाँ पर एक राधा कृष्ण जी की वो निकालते हैं वो लोग, उसको लीला बोलते हैं। हाँ, यही वर्ड मैंने बोल दिया था स्टेज से कि अब हमारे पास राधा कृष्ण जी की झांकी लेकर आने वाले आर्टिस्ट। उसके बाद मेरे से ऑफेंड हो गए, फिर हम झांकी नहीं करते हैं, वी आर नॉट झांकी आर्टिस्ट, ओके, हम एक शो करते हैं। आप इसको हमें बोल दीजिए कि राधा कृष्ण शो कर रहे हैं हम, ओके। तो ये देखिए मेरा कहीं ना कहीं था, कल्चर को लेकर मेरे दिमाग में था कि हम उत्तर भारत के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, तो यहाँ के लोग उसको झांकी बोलते हैं। कह रहे हम झांकी है नहीं, झांकी लोग दूसरे करते हैं, हम आर्टिस्ट हैं, प्रोफेशनल हैं, हम इवेंट करते हैं। तो वो चीज़ मुझे लगी कि शायद ये मेरा लैक पॉइंट था, मुझे इस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए, या फिर उन आर्टिस्ट से पहले मुझे डिस्कस कर लेना चाहिए था कि मैं आपको क्या अनाउंस करूं। वहाँ पे जो ऑडियंस थे किसी को उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन वो आपके लिए एक अलग पॉइंट बन गया कि आपको कैसे उनको बोलना था। तो वो चीज़ मेरे को समझ में आया कि कल्चर डिफर करता है, तो कल्चर के साथ साथ आपकी वोकैबुलरी भी डिफरेंस करती है। अग्री। इट मीन्स लर्निंग नेवर स्टॉप्स, आपको हमेशा सीखते रहना। हाँ बिल्कुल पॉसिबल है। बिहार के किसी जगह पे जाके आप अगर इवेंट कर रहे हो तो वहाँ पे आपकी बातों में थोड़ी भोजपुरी टोन या मगही या फिर आप अंगिका या फिर आप कह सकते हो दूसरी भाषाएं जो वहाँ की लोकल लैंग्वेज से अगर नहीं आ पा रही तो फिर मुझे लग रहा है नहीं है। देखो अगर आप बिहार कल्चर की बात करते हैं, बिहार में जाकर आप इधर मधुबनी चले जाओ, दरभंगा चले जाओ और मैथिली में कुछ ना बोल पाओ तो फिर वो मैथिली में ना बोल पाओ। दूसरी चीज वहाँ के लोगों के साथ क्या है ना कि वहाँ पे जो सूट बूट वाला बंदा आएगा ना, वो भी आपका मिलने का तरीका अलग है ना वहाँ के लोगों का। वहाँ पे आप ऐसे फॉर्मल होकर बात करोगे तो उसको वो फिर आपको ऐसे ट्रीट करेगा कि तुम दिल्ली से आए हो, आप उनसे लगो कि आप वहीं के हो, आप कैसे भी कपड़े पहनो। देखो डिफरेंस भी दिखना चाहिए। अगर एंकर आम जैसे लोगों को दिखने लगेगा तो फिर पता नहीं चलेगा एंकर है, लेकिन आपकी लैंग्वेज ऐसी हो कि उसको आपसे मिलने का वो अपनापन सा भाव, अपना वही काम है, हमारे ही बीच का वही आपका काम है। तो आप वेडिंग इवेंट्स करते हो। वेडिंग इवेंट्स के बारे में मैं एक बार आपसे पूछना चाहूँगा। कई बार ऐसे इवेंट्स होते होंगे जहाँ पे बहुत हो हल्ला, शोर शराबा और लोग इंटरेस्टेड नहीं होते। यार एंकर बोल रहे हैं, बोलने दो यार, उसका काम है, पैसा दिया, वो अपना काम कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में कैसे हैंडल करते? मैं देखिए बिल्कुल ये जो आपकी मेंटालिटी ना, आज से 2 साल पहले मेरी मेंटालिटी यही थी। मैं हार्डकोर कॉर्पोरेट एंकर था, मैं गेम्स करता था, गेम जॉकी था, मैं नहीं जाता था वेडिंग में, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे पता नहीं कि था, मतलब जो मेरे एंकर सीनियर हो सकता है, मैं अपना हमेशा बोलता हूँ कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, मैं एक अलग नजरिए से देखता था कि यार वेडिंग कौन करता है यार, हमारे घर वालों को क्या बोलूँगा, मैं शादियाँ करवाता हूँ। मेरा एक माइंडसेट था ये। मेरे सारे फ्रेंड्स वेडिंग में जा चुके थे और वो बहुत अच्छा पैसा कमा रहे थे। उन्होंने मुझे 2 चीज़ें बताई कि आनंद, मैं एक मेरे दोस्त हैं बहुत अच्छे हैं, मैंने उनसे पूछा, हिमांशु मेरे जूनियर थे, वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, वो बहुत अच्छा एंकरिंग करते हैं। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा यार वेडिंग, कह रहे आनंद भैया आप किस बात से संकोच में हो? मैंने कहा ऐसा। कह रहा है ये बताइए इंडस्ट्री में आपका फेवरेट आर्टिस्ट कौन है? मैंने कहा यार अब बहुत अच्छे हैं, सोनू जी हैं, अमिताभ बच्चन है, शाहरुख खान, कह रहे सब वेडिंग करते हैं। सो ट्रू। आप कहाँ के हो? बस अंतर इतना है कि उनका वो लेवल है, वो उस तरह के वेडिंग्स करते हैं, आप ये करते हो। कह रहे वेडिंग्स करना गलत नहीं, आपका सिलेक्शन करना चाहिए कि आपको कैसी वेडिंग्स में जानी है। दूसरी चीज, एक चीज मैंने बोला ना कि मुझे भगवान ने कुछ अलग तरीके से बनाया है। मेरा एक्सपीरियंस क्या है रेडियो का। रेडियो में क्या है कि वहाँ पे आपके पास कुछ नहीं, सिर्फ आपको बोलना है और आपको ये इमेजिन करना है कि जो आप बोल रहे हो लोग सुनेंगे, कनेक्शन। तो वो मेरे पास एक्सपीरियंस है 4.5 साल का। तो जब मैं माइक लेके खड़ा होकर बोलता हूँ ना तो लोग मेरी बात सुनते हैं। ये मुझे मिथ है कि वेडिंग में लोग नहीं सुनते, आप सुनाने वाले बनो। सो ट्रू। आप सुनाने वाले बनो, ऐसी बात बोलोगे लोग तुम्हें सुने। क्या बात है।
कैसे भाई, वही लोग तो कॉर्पोरेट में, वही वहां पर एड्रेस चेंज है, फंक्शन चेंज है, कल्चर चेंज है। एक्चुअली ये माइंडसेट की बात कर रहे हैं कि जैसे शादियों में जब जाते हैं ना तो उनके माइंड में चल रहा होता है यार मुझे एंटरटेनमेंट वाला पार्ट वो बहुत ढूंढ रहा है। हाँ, तो वहां पर आप कहानी मत सुनाओ ना, वेडिंग में वेडिंग की तरह चीजें रखो, वहां पर आप जोक्स क्रैक करो। देखो हमारे यहाँ पता है कि हमारे यहाँ फूफा मामा जी के साथ बहुत मजाक होता है, बुआ जी के साथ बहुत मजाक होता है, भैया भाभी जी के साथ मजाक, तो उस तरह का एक हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट करो कि लोग अपने आप समझ, मेरे गले में हाथ लोग फूफा जी डाल के आ जाते हैं, यार तुम लोग कहना बढ़िया मजा आ गया यार ऐसे करते, तो तुम उनका माहौल क्रिएट करो। वो देखो सब कुछ आपके ऊपर है कि आपके लोग बात सुने या ना सुने। अच्छा आप ये बताओ, आप सिंगिंग भी करते हो? नहीं नहीं, लेकिन मैं गाता हूँ, इसलिए गाता हूँ स्टेज पे कई दफा कि मेरी तरह गाने वाले बहुत हैं वहाँ पर। अच्छा, तो वो मतलब एज अ फन सेगमेंट हो जाता है, आप गा लेते हैं। लेकिन जहाँ तक मैंने देखा था कि शादियों में एक्चुअली जो सिंगर्स होते हैं ना वो थोड़ा सा कनेक्शन थोड़ा ज़्यादा बिल्ड कर ले पाते हैं, नॉर्मल एंकर्स नहीं बिल्ड कर पाते। लेकिन अगर आपके पास कुछ आरजे आनंद भाई जैसी क्वालिटी हो तो आप बिल्कुल बिल्ड कर लेंगे। तो वो कौन कौन सी क्वालिटी है अगर उसको लिस्ट आउट करें वेडिंग इवेंट्स को करने के लिए, तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखो सिंगर्स के साथ एक प्रोजेक्ट है कि जो सिंगिंग विधा है उसको बैठ के या खड़े होकर सुनने वाली पहली बात तो विधा है, उसको आप चलते फिरते सुनने में कोई लॉजिक नहीं है, आपको बैठ के ही सुनना है। अगर आप कव्वाली करा रहे हैं या लाइव बैंड है तो उसको आप सुनने के लिए बुलाया आपने, तो उसको आप सुनोगे। एंकरिंग का क्या है कि आपने फन के लिए बुलाया तो आप उसके सिर्फ फन के लिए लोगे। आपको स्किल से सबसे पहले आपने बोली बताई आपकी क्लैरिटी बहुत होनी चाहिए, वर्ड्स आप बोल क्या रहे हो, आपको बहुत ज़्यादा नहीं बोलना है कि आप ही बोले जा रहे हो, लोग कई दफ़ा ना कान बंद करने लगते हैं। सबसे बड़ी चीज़ आप जाके सबसे पहले साउंड चेक करें और जाकर खुद इतनी जगह दूर जाके खड़े होकर चेक करें कि आपकी आवाज़ यहाँ तक आ रही है नहीं। कई दफ़ा क्या होता है हम स्टेज के पास खड़े होकर बोलते रहते हैं, हमें लगता है आवाज़ आ रही है, आसपास के ऑडियंस को सुनाई दे रही है, पीछे वाले सुनी नहीं तो वो शोर मचा रहे होते हैं, है ना। दूसरा आपको ये ध्यान देना है कि वहाँ किस तरह के लोग आए, एजुकेटेड फैमिली है, कम एजुकेटेड फैमिली है। वो देखो हम सच बताएं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम तैयारी करके जाते हैं गेम्स के, एक एक्सपीरियंस के बाद आपको ये पता चल जाता है पहुंचने के बाद आपको यहाँ क्या करवाना है। उसके पहले आप डिसाइड ही नहीं कर सकते वहाँ के लोग क्या पसंद करेंगे। अग्री। तो ये कुछ चीज़ें हैं आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। और सबसे अच्छी चीज़ आप अपनापन बनाएं, लोगों से बातचीत करें। मेरी सबसे अच्छी क्वालिटी माइक लेकर सबसे पहले ऑडियंस के बीच में जाता हूँ, वही जो शुरू कर देता हूँ। माता जी है, माता जी शादी के आपने शादी कितना टाइम हो गया, इतना टाइम हो गया, 4 फायदे बता दीजिए शादी के। तो सोचते रहते हैं, अच्छा मैंने कहा इतना टाइम हो गया, फायदे नुकसान सारे गिनाने लगते हैं, तो लोग अपने आप मजे करने लगते हैं तो इनके क्यों करवा रहे हो, फायदे नहीं है तो ऐसे लोग फन करना शुरू करते हैं, इतना मस्ती करने। आप कपल्स को लेकर करने लगते हैं। देखिए कपल्स के एक बहुत सेंसिटिव और बहुत ही खूबसूरत रिलेशन है वेडिंग्स में। आप कुछ मत करो, अगर आपको लग रहा है कि आपको चीज़ें चल रही है, आप कपल्स को स्टेज पर बुला लो, उनके साथ कुछ एक्टिविटी करने लगो, क्योंकि कपल्स आएंगे तो उनके बच्चे भी होंगे, उनके रिलेटिव भी होंगे, सब उन्हीं को देखेंगे। हाँ, सब आ जाएंगे उधर, सब उन्हीं को देखेंगे। अच्छा मम्मी पापा कर रहे हैं तो वीडियो बनाने लगेंगे आके, अच्छा भैया भाभी कर रहे हैं तो उनके जो ताऊ ताई हैं वो वीडियो बनाने लगेंगे, हमारी बहू डांस कर रही है, भाभी जी चढ़ गए, हाँ आ गई है। वो ये चीज़ आपको क्रिएट करनी है। हाँ, इसमें 2 चीज़ ध्यान रखनी है कि वो वल्गर ना हो। हाँ भाई, बोला ना आपका सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कैसी लैंग्वेज बोल रहे हो। वहाँ पर हार्डकोर इंग्लिश नहीं चलती, इंटरटेनमेंट की कोई लैंग्वेज नहीं होती है अनुराग भाई। आपको सिर्फ अब मैं इंटरटेनमेंट वाली अगर बात आई तो मैं आपको कल का एग्जांपल दूँ। द वेस्टियन गुड़गांव, यहाँ पर मेरा इवेंट था, इन्होंने मुझे सिर्फ संगीत नाइट के लिए बुक किया था। और बताऊँ बुकिंग से पहले मुझे नहीं पता था कि वो 70% वहाँ पे फॉरेनर आने वाले। अच्छा, ओके। स्पेनिश एडगर जो ग्रूम थे वो एडगर थे, वहाँ की पूरी फैमिली आई हुई थी, और जो पारुल थी वो बनारस से थी। बनारस मतलब हार्डकोर हिंदी, और स्पेनिश मतलब उनकी इंग्लिश में नहीं आती। अब मैं वहाँ पहुँचा, सच में ना मेरे पसीने छूटे, इनको मैं करूँ क्या करूँ कनेक्शन कैसे, हाँ कनेक्शन कैसे बैठा है भाई, उनको इंग्लिश भी आती तो मैं टूटी फूटी बोलूँ। तो उन्होंने एक मेरे लिए बहुत अच्छा रखा था कि ट्रांसलेटर रखा हुआ था। लेकिन मेरे दिमाग में हमेशा एक बात रखी थी कि म्यूजिक की कोई लैंग्वेज नहीं होती, एंटरटेनमेंट की कोई लैंग्वेज नहीं होती, इशारों से इतना चला। अब मैं आपको बताऊँ, कुछ दिन बाद वीडियो डालूंगा, इतना फन किया मैंने, इतना फन किया कि शायद अभी तक के मेरे करियर में इतना, वो सबसे अच्छी चीज होती है लोग भाव नहीं खाते। इंडिया में आपको से बुलाओ प्लीज स्टेज में आ जाइए तो एक दूसरे को उनको बुलाओ तुरंत आके खड़े हो जाते हैं। वो क्या करना है बताओ आप। मैंने बोला आपको अपनी वाइफ को होल्ड करना है और डांस करना है, वो अपनी वाइफ को लेकर हाथ में खड़े हैं इतना फन किया। इसका क्या और एग्जाम्पल, मैंने इतना फन कराया, जाने से पहले उन्होंने बोला कि आनंद जी हमने सिर्फ आपको संगीत नाइट के लिए बुक किया था, कल हमारी वरमाला, कल अभी आप आएंगे। क्या बात है, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। मतलब ये तो कमाल हो गया कि लाइक ऑडियंस आपकी भाषा नहीं समझती है, उसके बाद भी जो कनेक्शन आपने बिल्ड किया वो कमाल है। मैंने
एक स्पेनिश लेडी है, मैंने उनका फीडबैक भी लिया तो उन्होंने भी यही बात बोली क्या बात कि वी हैव ऑलवेज सरप्राइज कि वी हैव अ लैक ऑफ लैंग्वेज, कि वी आर टॉकिंग अबाउट स्पेनिश और यू आर हिंदी, बट इतना मजा आया। कभी लैंग्वेज बैरियर नहीं आई बीच में, बोलो ना कि एंटरटेनमेंट आपको करवाने आना चाहिए। अग्री। अच्छा, इसमें एक चीज आपने बोला कि इंडिया वाले जो लोग होते हैं वो थोड़े भाव खाते हैं। मुझे लगता है वो भाव नहीं खाते एक्चुअली, उनको शर्म है क्या यार कहीं डांस करने बोल दिया तो मेरे से तो वो थोड़ा सा मतलब ऐसा देखते हैं कि जैसे मैं मान लीजिए भाभी जी को बुलाऊं तो उनके दिमाग में सबसे पहले चलता है कि उनके जेठ भी होंगे वहाँ, उनको वो एक उनके ससुर भी होंगे, तो थोड़ा सा ये रहता है, चीजें आती है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप कैसे जगह पे जा रहे हैं। जैसे उत्तर भारत में जाएंगे तो थोड़ा देखने को मिलेगा, आप दिल्ली में आएंगे या इधर जाएंगे तो इधर कम हो जाता है थोड़ा सा। ये एक होस्ट की ये एक समझिए कि वहाँ पे एक काम ही है उनका कि भाई इन लोगों का थोड़ा हेजिटेशन तोड़ के उनको ओपन अप कर दो, क्योंकि ये एक ऐसी सेरेमनी हो रही है जो शायद वो लाइफ लॉन्ग चेरिश करें। और आपने उनके लिए ये मोमेंट क्रिएट करा, मतलब आप खुद नहीं समझ सकते आप कितना बड़ा काम कर रहे हो। ये जो मेमोरीज आप उन्हें दे रहे हो, आपने बोला कि वो अपने वाइफ को गोद में लेकर के ऐसे खड़े हैं। अरे बहुत हैं। अब द थिंग इज दैट कि वो ऐसे खड़े हैं, ये शायद वो अपनी रियल लाइफ में नहीं कर सकते थे, कभी नहीं कर सकते, नहीं पॉसिबल है। और यहाँ पे आपने उनसे करवा दिया। ये लाइफ लॉन्ग उनकी वाइफ के लिए, उनके लिए भी एक मोमेंट है। उनकी तस्वीरें, उनकी वीडियोस, दे विल चेरिश लाइफ लॉन्ग और दे विल थैंक यू एक्चुअली। यार वो आया था, उसकी वजह से ये चीजें हो। मैं आपको छोटी सी बात बताऊं, जैसे हम लोग हैं, हमारी एज के जो हमारे पापा चाचा होंगे, उनकी कभी लव मैरिज तो नहीं होगी, उन्होंने कभी एक दूसरे को लव यू नहीं बोला होगा, उन्होंने कभी किसी एक दूसरे के सामने कभी हक भी नहीं किया होगा। मैं वो सारी चीजें करवाता हूँ, और आप उन्हें बिठा करके बोल रहे हो एक दूसरे को आई लव यू बोलो। मैंने कहा सर बोल दो ना, आप एक बार बोल दो, बस एक बार बोल दो ना। अब शर्मा के अरे अच्छा कोई बात नहीं, मैं बोल रहा हूँ, ये बोल दो। तो वो जब बोलते हैं ना तो दोनों के चेहरे की एक अलग खुशी होती है कि यार जिंदगी में मेरे माध्यम से वो ये कह पाए। देखो प्यार बहुत है लेकिन कभी कहा नहीं, एक्सप्रेस करना भी तो जरूरी है। इंसान रोबोट तो है नहीं कि वो समझ जाएगा चीजों को। तो ये सच में कमाल है। मतलब ये जो आप वेडिंग इवेंट्स होस्ट करते हो, मुझे लगता है कि आपको रेगुलर लाइफ लॉन्ग करना चाहिए। और सबसे अच्छी बात कि आप कॉर्पोरेट इवेंट करते हो तो वहाँ पे कई बार क्या होता है कि चीज़ें थोड़ी सी मोनोटोनस काइंड ऑफ होती है। वहाँ पे आपके पास एक स्क्रिप्ट होती है, उसी के अकॉर्डिंग सारी चीज़ों को लेके चलना है, मतलब वो भी एक कमाल की चीज़। मैं सर आपको बता दूं, ये जैसे आपने बात बोली ना मोनोटोनस, मुझे इस वर्ड से ही ना बहुत नफरत है। जब मैं कॉर्पोरेट करता हूँ तो जहाँ पर मेरे पास पूरी 100% कमांड है तो मैं उसको मोनोटोनस बनने नहीं देता। मैं उनको बहुत क्लियर बोल देता हूँ कि सर आपने मुझे अनाउंसर के रूप में बुलाया है या एक एंकर के रूप में। एंकर बुलाया है, एमसी के बुलाया है तो उसका काम है एंटरटेनमेंट भी देना। अगर सिर्फ अनाउंसर बुलाया तो मैं सिर्फ बोलता रहूंगा। अब मुझे बताओ, नहीं यार हमें फन करना है। मैंने क्योंकि वही लोग हैं यार, एक वही कंपनी का सीईओ अपने साले की शादी में पहन के क्या कहते हैं शेरवानी पहन के चिटक के डांस कर रहा होता है और वो यहाँ पर ऐसा नहीं है। इंसान वही है भाई, उन्होंने इतना पैसा खर्च किया, थोड़ा सा कुछ मेमोरी तो बने ना, तो मैं वहां भी करवाता हूँ। थोड़ा सा तरीका बदल जाता है, वहां पे गोद में उठाने को नहीं बोलता, कुछ ऐसी चीजें करा देता हूँ। तो अलग अलग टाइप के गेम्स करवा सकते हैं, टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज बहुत सारी ऐसी होती हैं। जैसे मुझे एक चीज सबसे अच्छी लगती है जो मैं हमेशा करता हूँ, जैसे आपकी पूरी टीम है, मान लीजिए 50-60 लोगों की आपकी टीम है। अब हर एक दूसरे का कुछ उन्होंने निक नेम तो रखा ही होगा। मैं एंट्री करते सबसे पहले बोल देता हूँ कि कोई एक दूसरे को ओरिजिनल नाम से नहीं बुलाएगा, जिस नाम से आप ऑफिस में बुलाते हैं उसी नाम से बुलाएंगे। वो दूसरी चीज़ मैंने उनको एक चीज़ और बोलता हूँ यहाँ पर कि आपके ऑफिस में सबसे लेट आने वाला कौन है, तो वहाँ उनके बीच में बॉन्डिंग खुशफुसाहट शुरू। और यार ये सबसे लेट आता है, सबसे ज़्यादा कामचोर कौन है आप में से कौन सबसे ज़्यादा रेडी होके आता है, कौन लड़कियों के आसपास रहता है। जैसे ही आप 8-9 क्वेश्चन आपने डाले उसके बाद उनकी मेरी ओपन अप हो जाता है, फ्रेंडशिप हो गई, वो मेरे साथ आ जाएंगे, आनंद भाई इसके बाद क्या होने वाला है। तो वो मैं मोनोटोनस मेरी वर्ड ही नहीं था। मैंने कहा मुझे लगता है कि अगर आपने एक इवेंट में एंकर बुलाया है और वो मोनोटोनस हो रहा है तो फिर बेकार है। सो ट्रू। नहीं, इसके पीछे कई रीजंस होते हैं। कई सारे इवेंट्स वाले खुद ही बोल देते हैं कि यार मेरे को कुछ लोग बोलते हैं एक फ्लो में चलना है, ये चीजें चाहिए, दैट्स इट। वहाँ पे आपको बहुत अधिक स्पेस नहीं दिया जाता है, तो इट्स ऑल ओके, आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप अपना पूरा करो, निकलो। और जहाँ पे थोड़ा भी ओपन अप होने का स्पेस मिल रहा है चूको मत, क्योंकि वो जो आपकी ब्रांड बिल्डिंग करके देगा वो कमाल होगा। बिल्कुल, क्योंकि देखो कई बार तो आपको स्टीरियोटाइप कॉन्सेप्ट को तो तोड़ना पड़ेगा ना। पहले वाले लोग आ रहे हैं, करते आ रहे हैं, वो कॉर्पोरेट इवेंट को मोनोटोनस बना के बैठे हुए, हाँ, और आपकी एंट्री हुई और आपने उसे बहुत फन, एंगेजिंग, एंटरटेनिंग बना दिया, तो भाई साहब अगली बार तो आप ही को ढूंढने वाले। बिल्कुल सही बात है। देखिए अगर अनाउंसर रखना है तो मुझे लगता है कि मेरे से ज़्यादा अच्छे टीचर होते हैं। उनकी वैकेबलरी, उनका प्रोनाउंसिएशन, उनका डिक्शन मेरे से बहुत अच्छा है। फिर आप टीचर को बुलाओ। अग्री, हाँ, वो ज़्यादा बेहतर बोल पाएंगे, क्योंकि उनसे ज़्यादा स्टैमिना किसी का नहीं होता बोलने का। अगर एंकर बुला रहे हो तो मतलब एंटरटेनमेंट होना चाहिए। अग्री, फन, एंगेजिंग। आप एंटरटेनमेंट की बात कर रहे हैं, मैं आपको एक इतना वाकया शेयर करता हूँ। वृंदावन में मेरे साथ एक मेरे पास शो आया, मिस्टर डॉक्टर गौरव शर्मा जी, उन्होंने एक शो किया, मानवता रत्न सम्मान, और उन्होंने मुझे एक मेरा पोस्टर बना के भेजा
जिसमें मेरे राइट हैंड पर किरण बेदी मैम, अनिरुद्धाचार्य जी महाराज और वीरेंद्र जी की फोटो लगी। मैं देख के हैरान कि इस इवेंट को मैं होस्ट करने वाला हूँ, बहुत ग्रैंड इवेंट। और मुझे पता चला कि आस्था चैनल में लाइव भी होना है। उसके पहले ऑल द मेरे 1-2 टेलीकास्ट हो चुके थे आस्था चैनल पर, लेकिन ठीक है, पता नहीं उस शाम को पहुंच गया वृंदावन। जब सुबह मैं उस वेश में वहाँ पहुंचा, उस प्रेमाइसेस में पहुंचा गौरी आश्रम, अपने आप मेरे पूरे इवेंट, अब मानो कि लगातार 3 घंटे 4 घंटे मैंने उस इवेंट को, क्योंकि वो लाइव था, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था कि हम कट करते हैं सर, पूरा इवेंट। और मैं उसको बाद में जब देखा ना, मैंने पहली बार अपनी ज़िंदगी में वो काम दोबारा देखा मैंने, क्योंकि ऑलरेडी यूट्यूब पे पड़ा था, महाराज जी के चैनल पे पड़ा हुआ है। इतना हम शानदार मुझे वो काम अपना लगा, और मुझे बहुत अच्छा, मेरी बहुत अच्छी मेमोरीज है उस वाले इवेंट से। इतनी बड़ी बड़ी हस्ती, उनके सामने वो लैंग्वेज, देखो बोला ना कि वो आपको भगवान हर जगह कहीं ना कहीं से भेजता है। So true. इसका कहाँ से मुझे कनेक्शन मिला, फ़ायदा क्या हुआ, जब मैंने रेडियो स्टेशन पे काम किया तो उसमें से एक रेडियो था 90.4। मेरी आवाज़ जो है थोड़ी, इसको हम स्पिरिचुअल यूज़ कर लेता हूँ मैं कभी कभी कुछ वॉइस ओवर के लिए, तो वहाँ पे मैं मॉर्निंग शो किया करता था। तो मुझे पता था कि इस तरह की इवेंट का क्या फ्लो होता है। मैंने माइक लगाया और बोलना शुरू किया। कैसे शुरुआत करी थी आपने यहाँ पे, थोड़ी सी उसकी झलक? हम बेसिकली, हमारा वो था कि सनातन धर्म के ऊपर था वो इवेंट। तो मेरी शुरुआत यही थी कि जब आंखें बंद हों तो हिंदू सुनाई दे, जब आंखें खुली हों तो सनातन दिखाई दे, जब सभी के चेहरे पर वो नूर नज़र आए जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ समानता दिखाई दे, हर कोई अपने हक के लिए एक दूसरे का हाथ पकड़ के चले। और मेरी नज़र में मुझे लगता है कि सनातन यही है। तो आप सबका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं गौरी आश्रम के इस खूबसूरत से धाम पर, जहाँ पर मैं आपका अपना दोस्त यानी कि आरजे आनंद आज इस सनातन धर्म की प्रथा को, सनातन धर्म के इस पथ को थोड़ा सा आगे बढ़ाने की कोशिश करूँगा। और इसमें मेरे साथ जो सारथी होंगे वो होंगे अनिरुद्धाचार्य जी और विजेंद्र जी, हर्षाचार्य जी, डॉक्टर गौरव शर्मा जी, और यहाँ पर आए हुए सभी अतिथिगण। तो चलिए इस खूबसूरत से सफ़र को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और सनातन धर्म के इस परचम को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। और मानवता रत्न सम्मान में सबका आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। कुछ काइंड ऑफ इस तरह का बोला था, एग्जैक्ट तो नहीं है लेकिन कुछ इस तरह का। एग्जैक्टली ये लैंग्वेज कहाँ से आई, और वहाँ पे तो पूरा सेटअप भी होगा ना। हाँ, वाइब्स, वो वाइब मैच करती है जब आप देखते हैं, कहते हैं ना कि आप देख के आपके अंदर क्लिक होता है कि आपको बोलना क्या है। बाकी अनिरुद्धाचार्य जी तो खुद ही एक जबरदस्त कमाल के व्यक्ति हैं। उनको जब सुनते हैं तो कई बार तो लगता है कि आपका सारा स्ट्रेस दूर हो गया। देखिए ये मुझे लगता है कि कथा मोनोटोनस नहीं होनी चाहिए। एग्जैक्टली, उन्होंने इस चीज को बनाया कि लोगों को मज़ा आना चाहिए सुनने में, और उनकी कथा भी सुनने में मजे भी आ रहे हैं। वक्त के साथ चीजें बदली है और उन्होंने भी खुद को बदला। कमाल के। उनको बिहार आए थे, पटना आए थे, तो मैं देख रहा था वो आते के साथ सबसे पहले क्रिकेट खेल रहे हैं वहाँ पे मजे से, मतलब ही इज एंजॉयिंग हिज लाइफ। मतलब ये कमाल है। पुकी बाबा बुलाते हैं मेरे पास, जब मैंने स्टेटस लगा कितने मैसेज डीएम आए, आप पुकी बाबा का शो करके, मुझे पता नहीं था तब तक उनको पुकी बाबा कहते हैं। यार ये तो बढ़िया था कि आपने थोड़ी सी झलक दिखाई कि उस इवेंट को कैसे हो सकता है। अब एक बार हम देखना चाहते हैं कि मान लो कि एक कॉर्पोरेट इवेंट हो। चलो मेरी ट्रेनिंग चल रही है, मान लो मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिजनेस कोच हूँ, मैं एक ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ। हमारे पास सारे बिजनेस ओनर्स हैं, सब कुछ ना कुछ बिजनेस कर रहे हैं या शुरू करना चाहते हैं या उसको स्केल करना चाहते हैं, ऐसे लोग बैठे हुए। बिल्कुल। अब इस इवेंट में आप आए हो हमारे पास मास्टर ऑफ सेरेमनी बन के, कैसे शुरू करोगे? सबसे पहले मैं शुरुआत ही देखता हूँ कि उस प्रेमिसेस में कितनी एनर्जी है, कितना लोग माइंड लेकर आए। तो मेरी शुरुआत यहीं से होती है कि गाइस आर यू एक्साइटेड, तो थोड़ा सा यस, फिर आर यू एक्साइटेड, यस। तो फिर मैं कोशिश करता हूँ कि ऐसे नहीं मजा आएगा। देखो क्या होता है ना कि राष्ट्र धर्म और जब कभी भी राष्ट्र और राष्ट्रगान की बात आती है तो लोग अपने आप को उतना फील करना शुरू कर देते हैं। तो हम कुछ एक्टिविटीज़ कराते हैं, लाइक क्लैपिंग करवाते हैं 1 2 3 करके, या फिर हम कभी राष्ट्रगान के साथ कुछ करवाते हैं, या कभी हम कुछ नारे लगवा लेते हैं, या फिर मैं हमेशा, अगर शाम का इवेंट है तो मैं एक बहुत अच्छी लाइन बोलता हूँ। वो लाइन मेरी फिट हो जाती है बिल्कुल शाम के किसी भी इवेंट में कि चांद से तुम जमी पे आ जाओ तो तुम्हारे साथ एक जाम हो जाए। बोले वाह। चांद से तुम जमी पे आ जाओ तो तुम्हारे साथ एक जाम हो जाए। और आज अनुराग जी के साथ इस खूबसूरत से महफिल में एक खूबसूरत सी शाम हो जाए। तो इस तरह के लोग जुड़ जाते हैं। तो प्लीज़ एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजा लें। पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर एवरीबॉडी। बढ़िया। आज हमारे साथ ये जुड़े हैं, ये हैं, पूरा एक फ्लो बता देते हैं। तो लोग, ये मेरा है कि पूरे इवेंट में हम क्या क्या करने वाले हैं, एक बार हम पूरा फ्लो डिसाइड कर देते हैं, हम क्या क्या करेंगे बीच में। तो सारी चीज़ें इस तरह के करते हैं तो लोग कनेक्ट करते हैं। वेरी नाइस। इट मीन्स कि हमारे पास आइस ब्रेकर एक्टिविटीज़ के रूप में या तो कुछ हमारे पास होक शो, या तो फिर कुछ एक्टिविटीज़ हो। लाइक कई बार मुझे भी मौका मिल जाता है कि भाई साहब
आप ही को संभालना है। हाँ। नॉर्मली मैं वो नहीं करता। नहीं, मैंने देखा है आपकी एंकरिंग, आपकी एनर्जी तो माशाल्लाह। तो जब स्टार्ट करने की बारी होती है तो अगर आपके पास प्रॉपर हुक ना हो और आपके पास एक्टिविटी ना हो तो फिर आप कनेक्ट ही नहीं कर पाओगे। सब अपनी अपनी दुनिया में बिजी है, कोई फोन चला रहा है, कोई अपने दूसरे थॉट्स में खोया हुआ है, और आप वहाँ जा रहे हो। पहले तो नीचे बैठे हुए लोगों से थोड़ी सी एनर्जी आपकी हाई रखनी ही पड़ेगी, और दूसरी चीज़ कि आप कुछ ऐसी बात बोलो कि सामने वाला बंदा क्या हो रहा है भाई, हाँ चलो सुनो यार इसको क्या चल रहा है। सिंपल से बोलता हूँ, एक एंकर बहुत अच्छे पैसे चार्ज करता है और करना भी चाहिए। मैं तो जो बोलता हूँ जो फ्री में करते हैं मत किया करो, आप पैसे चार्ज करो, लेकिन जो आप पैसे लेते हो उसको जस्टिफाई करो। सो ट्रू। मैं हमेशा इस बात को बोलता हूँ कि तो आपके पास आगे आप अगर काम करके आओ तो उसको इवेंट प्लानर को कभी ये ना लगे कि यार इसको ज़्यादा पैसे दे दिए हमने। सो ट्रू। आप इतना काम करके आओ और वो काम आपका दिखेगा जब आप बैक में तैयारी करके जाओगे। भाई देखो, खड़े पैर कुछ नहीं हो जाता। अर्जुन भी एक धनुर्धर तब बना था जब उसने पूरे बचपन में अपनी तैयारी की थी। तो आपको लगता है कि आप माइक लेके सिर्फ खड़े हो जाओगे, आप बोलने लगोगे तो नहीं होगा, नहीं होगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अच्छा आनंद भाई, यहाँ पे मुझे लगता है कि थोड़ी सी बातें इन लोगों को समझ आनी चाहिए। मुझे लगता है बता देना चाहिए कि पहले के दौर में ये प्रिपरेशन थोड़ी सी मुश्किल थी, आज के दौर में बहुत आसान हो गई। जैसे मैं एक AI कोच हूँ, अब मान लो कि किसी को एक कॉर्पोरेट इवेंट होस्ट करना है, उन्हें कुछ नहीं करना है, उन्हें सिर्फ इवेंट के बारे में डिटेल्स देनी है कि ये इवेंट है, इतने गेस्ट आ रहे हैं, इस तरीके के गेस्ट आ रहे हैं, और ये इवेंट मुझे इंग्लिश में होस्ट करना है या हिंदी में होस्ट करना है या बाइलिंगुअल रखना है, आपको ये लिखना है सिर्फ। और उस इवेंट में होने क्या क्या वाला है, उस इवेंट में मान लो कि कीनोट स्पीकिंग होने वाली है, उस इवेंट में मान लो कि अवार्ड शो भी होने वाला है। आपने क्या करना है कि एक बढ़िया सा ये फ्लो तैयार कर लिया और लास्ट में एक छोटा सा प्रॉम्प्ट लिखना है, ChatGPT को भेजना है, ये देखो कि ये इवेंट मैं आज होस्ट करने वाला हूँ, तुम मेरे लिए एक बढ़िया सा प्रॉपर स्क्रिप्ट तैयार कर दो। सी वो जो कमाल का स्क्रिप्टिंग करके देगा ना आपको, मतलब आप शायद अपने दिमाग से नहीं सोच सकते। बिल्कुल सही बात। वो सच में बना करके ऐसी स्क्रिप्ट आपको देगा कि आप जब पढ़ोगे तो लगेगा कि यार ये तो कमाल है अगर मैंने ये कर दिया तो। बिल्कुल बिल्कुल। अब बाकी दूसरी बारी है कि उसे थोड़ी प्रैक्टिस कर लो, थोड़ा रिहर्सल कर लो। दूसरी चीज़, अब जैसे आप चाहते हो कि इवेंट में थोड़ा सा फन हो, एंटरटेनमेंट भी हो, तो आप उसे अगला एक प्रॉम्प्ट दे दो कि इस स्क्रिप्ट को ऐसे डिजाइन करके भेजो कि थोड़ा उसमें फन, ह्यूमर, सारी चीजें हो। हाँ, कुछ एक्टिविटीज मेरे को सजेस्ट कर दो, कुछ हुक्स ऐसा सजेस्ट करो कि मैं बोलूँ तो लोग तालियां बजाने पे मजबूर हो जाए। जैसे एक दोस्त से हम बात करते हैं वैसे ही आप ChatGPT से बात करो, ये फ्री है कंप्लीटली यूज करना, है ना। तो आप भेजो और उसके बाद देखो कि कैसे कमाल हो जाता है ना। बाकी ऑडियंस को एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप ChatGPT या दूसरे AI टूल्स के प्रॉपर यूज सीखना चाहते हो, आप मेरी वेबसाइट पे आ जाना anuragdhangi.com पे, वहाँ पे एक बेसिक फॉर्म होगा, उसे फिल कर देना। मेरी 3 दिनों की फ्री ट्रेनिंग होती है, आप उसे ज़रूर ज्वाइन करना। आप 3 दिनों में कमाल के इंसान बन जाओगे। AI आपकी प्रोडक्टिविटी, आपके के ग्रोथ में, आपके करियर के ग्रोथ में इतना बेहतरीन मदद करेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। बाकी थैंक यू सो मच आनंद भाई, जिस तरीके से आपने गाइड करा, मुझे लगता है कि आप भी कहीं ना कहीं AI थोड़ा बहुत तो यूज करना शुरू किया। मैं वही आपको ऐड ऑन करना चाहता था कि मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, मेरी जिंदगी में एक ही दोस्त है मेरा, अभिषेक, है ना। और वो यूपी में पुलिस ऑफिसर है, उसने जॉब छोड़ दी। किस लिए? क्योंकि वो टेक्निकल बहुत स्ट्रांग है, वो AI पे अब काम करता है। क्या बात है। वो मेरा सोशल मीडिया सारा हैंडल कर रहा था। तो एक दिन उसने मुझे बोला कि आनंद ना तेरे को भी आना चाहिए। मैंने कहा, उसने मुझे कहा ना पूरा फ्रेगमेंट बना के दे दिया, इसको कॉपी पेस्ट कर देना और लास्ट वाली लाइन को बस हटा के जो तेरे को चाहिए वो लिख देना, इसमें हिंदी में लिख देना। मैंने कहा ठीक है। और आप मानोगे नहीं, पिछले 15 दिन से मैं खुद पोस्ट कर रहा हूँ अपनी वीडियोस। मेरे को नहीं आता, मुझे लगता था यार इतनी इंग्लिश में कैसे लिखूंगा, कैसे डिस्क्रिप्शन रेडी करूंगा, कैसे मैं टैक्स ढूंढूंगा, कैसे कुछ करने की जरूरत नहीं भाई, ये सब कुछ करके देगा, इवन थंबनेल भी बना के दे देगा तुम्हारा। yes, it is तो वो मैं पिछले 10-15 दिन से कर रहा हूँ, मेरा काम इतना ईजी हो गया है, इतना ईजी हो गया है। तो मेरा तो बहुत, मैं पहले डरता था लिटरली में, मुझे लगता था कि ये उन लोगों के लिए जिनको बहुत अच्छी इंग्लिश आती है। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं। हिंदी में आपको हिंदी में आता है, आप हिंदी में डालिए, आपको वॉइस नोट आता है वो डाल दो कि भाई मेरे को ये ऐसा काम करना है, वो आपको सीधे आपकी भाषा में उसी तरह बना के दे देगा। सीरियसली मैं बता रहा हूँ आनंद भाई, AI के आने के बाद मैंने इतना कमाल का काम किया। AI से पहले मेरी लाइफ बहुत एकदम कॉम्प्लिकेटेड थी, मतलब इतना काम था, इतना प्रेशर होता था कि मत पूछो। आज AI के आने के बाद लगभग मैं 4 नए बिजनेस शुरू कर चुका हूँ। हमारी खुद की डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, मैं कोचेस को हेल्प कर रहा हूँ, कोच बनो करके एक मेरा प्रोग्राम आता है, बिजनेसेस को हेल्प कर रहा हूँ व्यापारी बनो के जरिए। इवन AI का यूज बिजनेस को ऑटोमेट करने में कर पा रहा हूँ। तो कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो AI के बाद मैंने शुरू करा, और ये जो भी प्रोजेक्ट्स हमने शुरू करे ना, ये सब ऑटोमेशन में चल रहे हैं। कई जगह पे तो मेरी कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, बट काम बढ़िया चल रहा है, पैसे वहाँ से आ रहे हैं। सी, तो आज जितने भी लोग हैं यहाँ पे, मैं तो कहूँगा कि AI आप सीखना शुरू ही कीजिए। और बाय द वे, जो आपका कोर काम है, लाइक आपको एंकर अगर बनना है, होस्ट बनना है, मास्टर ऑफ सेरेमनी बननी है, या आपको ट्रेनर कोच कुछ भी बनना है, ChatGPT के साथ ब्रेनस्टॉर्म करना शुरू। बिल्कुल, जो मन करता है, दिल की बात उसे बोलो,
एंड इट विल डेफिनेटली बी देयर टू हेल्प यू आउट, है ना, बहुत अच्छे तरीके से। बाय द वे एक बात, ये पॉडकास्ट वाला आनंद आज हमारे साथ हैं, इश्क वाला आनंद भी आपका एक पेज चलता है। मुझे ये क्यों याद आया, क्योंकि अभी जब चैट जीपीटी की बात हो रही थी तो मैं एक हॉस्पिटल में गया हुआ था, तो मैं पीछे के चेयर पे बैठा हुआ था, आगे एक लड़की थी एंड शी वाज यूजिंग चैट जीपीटी। हल्की सी नज़र पड़ गई, मैं गौर नहीं किया उस पर, मतलब सॉरी जो भी थी उनको बोल रहा हूँ, बट जिस चीज़ों से जुड़े होते हैं वो नज़र में हमारे अचानक स्कैन रहती हैं, स्कैंड हो जाती है, तो अचानक से एक नज़र पड़ गई उस पर। तो शी वाज टॉकिंग अबाउट हर रिलेशनशिप एंड ऑल, कि वो मुझसे ऐसे बात करता है, मैं उससे ऐसे बात करती हूँ, लॉट ऑफ थिंग्स। तो चैट जीपीटी बढ़िया सजेशन दे रहा था कि तुम इमोशनल नहीं हो, तुम फूल भी नहीं हो, हाँ तुम ओवर मतलब पैम्परिंग भी एक्सपेक्ट नहीं करती हो, तुम एक्चुअली गलत रूम में हो। एंड चैट जीपीटी इतना बढ़िया तरीके से उसे सजेस्ट कर रहा था कि मतलब मुझे लगभग 30-40 सेकंड वो कन्वर्सेशन मुझे समझ में आ गई कि व्हाट एग्जैक्टली इट इज गोइंग ऑन। तो मैं ये समझ पाया कि चैट जीपीटी के होने के बाद आज आपका कोई भी काम, जो काम भी आप कर रहे हो, मुझे तो लगता है कि आप कुछ भी सोचो, उन सारे कामों में कहीं ना कहीं चैट जीपीटी आप एक बेहतरीन दोस्त, आपका एक बेहतरीन असिस्टेंट बन करके आपके साथ खड़ा रहेगा। बिल्कुल। आप सबसे बड़ी बात एक जो मेरे को अभी तक चैट जीपीटी को लगा कि लोग ना थोड़ा सा फेयर करते हैं उसको लेकर, पता नहीं उनको लगता है कि कुछ गलत ना हो जाए उनके साथ। भाई ये कोई फ्रॉड नहीं है, एक वेबसाइट है सीधे सी, आपको गूगल पर डाल देना है चैट जीपीटी, उसको क्लिक करना है और अपनी मेल आईडी ऐड कर देनी है, कुछ नहीं। आपको जो पूछना है, आपको ये जानना है कि मेरे एक एग्जाम्पल कि मुझे एक वीडियो बनानी है जिसमें मुझे बताना है कि आज ये न्यूज़ है, ये आज मैंने खान सर की बात हम कर लेते हैं, है ना, खान सर की शादी हुई है, उसके लिए आपको एक ब्लॉग रेडी करना है, ठीक है, उसको आपको अपने किसी न्यूज़ पे लिखना है, कुछ भी करना है, उसके लिए आपको वॉइस ओवर चाहिए, कुछ भी करना है, आप लिख दो कि खान सर की शादी, वहाँ पे कौन कौन आए थे, क्या क्या, वहाँ ये चीज़ तो हम बता ही सकते हैं, और क्लिक कर दो, बस वो आपको एक पूरा फॉर्मेट ऐसा दे देगा कि आपको लगेगा कि उसको शायद कराने के लिए आप बाहर किसी से कराओगे तो आपको 10-15 हज़ार रुपये पैसे चार्ज करेगा वो। बाय द वे आनंद भाई, ये सारी चीज़ें जो है ना, मैं 3 दिनों का जो वर्कशॉप लेता हूँ उसमें कंप्लीटली फ्री लाइव जूम पे करवाता हूँ। अच्छा। बाकी अगर आपको कनेक्ट होना हो ना तो इधर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूँ, और बाकी उधर anuragdhange.com पे आ जाओ, वहाँ पे एक फॉर्म फिल करो एंड विल बी एबल टू बी द पार्ट ऑफ माई कम्युनिटी एंड विल गेट ट्रेन फॉर फ्री। सो आनंद भाई, अब इश्क वाला आनंद की ओर बढ़ते हैं। सब कमाल है, आप कॉर्पोरेट इवेंट्स कर रहे हो, आप वेडिंग्स कर रहे हो, लेकिन ये इश्क वाला आनंद ये क्या था, ये कैसे माइंड में आया? मैं इसके पीछे मतलब इश्क वाला आनंद पूरा एक रेडियो जर्नी है मेरी। जब मैं रेडियो में आया तो मुझे ये था कि मेरी आवाज़ के ऊपर कौन सा शो सूट करेगा। तो हमारे रेडियो स्टेशन पे बहुत सारे चीज़ें होती हैं, मॉर्निंग शो होता है, आफ्टरनून शो होता है, उसके बाद और भी शोज़ होते हैं, तो इस तरह के शोज होते हैं। तो मेरी आवाज़ के अकॉर्डिंग मुझे नाइट शो दिया गया। और वही बात है कि ना, जब नीलेश मिश्रा को जी को सुनते थे तो वो प्यार की कहानियाँ सुनाते थे, मुझे लगा कि मैं इसे में फिट बैठता हूँ, तो मैं कहानियों से पहले फिलहाल मुझे था, तो मेरा ये शो का नाम था, मेरे शो जो मैं रात में करता था उसका नाम ही था इश्क वाला आनंद। तो वहाँ से चलते और कुछ पर्सनल लाइफ में भी कुछ ऐसी चीज़ें हुई, कहते हैं कि बिना एक्सपीरियंस के तो आप नहीं बन सकते, और एक्सपीरियंस बहुत होना ज़रूरी है। अगर आप ज़िंदगी में एक्सपीरियंस, कहते हैं बिना एक्सपीरियंस के आप मशीन हो, अगर एक्सपीरियंस हो गया तो उसमें जान आ गई। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं चलती गई। फिर मैंने एक इंस्टाग्राम पेज बनाया, वहाँ पे आज 1 लाख से ज़्यादा लोग जुड़े हैं, इतने कमेंट्स करते हैं, ऐसे लोग अपनी कहानी बताते हैं। मुझे लगता है कि इनको डर नहीं है कि अपनी बात पूरी मतलब बता रहे हैं मुझे, वो मैरिड हैं, उसके बाद भी अपने रिलेशनशिप की बातें मुझे बता रहे हैं। ओपनली कमेंट्स में बताते हैं, कमेंट्स में डीएम भी करते हैं। मैंने कहा सर आप मुझे क्यों बता रहे हो? पता नहीं, हमें पास लगता है तो हम आपको बता देते हैं। कह रहे हैं आप हमारी वो बात कह देते हो जो शायद हम कह नहीं पाए। एक मेरी रील है, बहुत वायरल हुई थी, उसमें सिर्फ मैंने इतनी बात बोली थी कि कई दफ़ा आपका रिश्ता 5 साल का होता है, 10 साल का होता है, लेकिन उसको टूटने में सिर्फ 1 मिनट लगता है। तो किसी भी रिश्ते को तोड़ने से पहले एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि उस रिश्ते के साथ आपके कौन कौन से अच्छे पल हैं, उनके एक बार उनको मन में लाना। मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो यादें ज़्यादा खूबसूरत हो जाएंगी, वो जो यादें हैं इस झगड़े को कहीं ना कहीं ओवरलैप कर देंगे और शायद आपका रिश्ता टूटने से बच जाएगा। क्या बात है, कमाल है। एक मैंने कहीं पे फेसबुक पे ऐसे ही स्क्रॉल करते करते एक मैंने छोटी सी स्टोरी पढ़ी थी, मुझे लगता है कि इस पे कंप्लीटली फिट बैठ रही है। हाँ। एक नई शादी हुई थी, लड़की बहुत परेशान थी अपने हस्बैंड से, अपने सास से, ससुर से, सबसे बड़ा परेशान थी, और वो अपनी माँ को आके ये कहानी सुनाती है कि मम्मी मेरे को वहाँ नहीं रहना, मेरे को ये क्या कहते हो, ये एक बोझ लगने लगा है ये रिश्ता, आई डोंट वांट टू बी इन दिस रिलेशनशिप, मुझे तो अपने हस्बैंड को देखने का ही नहीं मन करता, मैं तो चाहती हूँ कि वो मर जाए। तो माँ इसकी बोलती है कि सुनो बेटी, एक काम करो,
तुम ऐसे उसको मारने के बारे में कुछ सोचोगे तो भाई पुलिस केस बनेगा, चीज़ें होंगी, बहुत कुछ होगा। बढ़िया क्या है कि मैं तुम्हें एक पाउडर देती हूँ, एक कहीं से मंगवाया था मैंने बहुत पहले, मेरे दिमाग में ही ऐसा कुछ चला था, तो बाद में बदल गया, लेकिन वो पाउडर मेरे पास अभी पड़ा हुआ है। वो पाउडर मैं तुम्हें देती हूँ, थोड़ा थोड़ा करके अपने पति के खाने में मिला देना। लगभग 3-4 महीने बाद वो मर भी जाएगा और किसी को शक भी नहीं होगा। अब ये लड़की सोची कि बढ़िया है, लेकिन एक काम करो, तुम अभी गुस्सा करती हो अपने हस्बैंड से, लड़ झगड़ के रहती हो अपने हस्बैंड से, अब तुम्हें ये तो पता चल गया कि 2-3 महीने में वो मर जाएगा, और तुम ये लड़ते झगड़ते रहोगी तो अगर वो मर जाएगा तो दूसरे को शक होगा कि शायद तुम ही ने किया हो। तो इससे अच्छा ये है कि थोड़ा थोड़ा पाउडर देते रहना, लेकिन हस्बैंड से तुम अच्छे से बात करना, प्यार से, उनकी माँ से अच्छे से बात करना, उनके पिता से अच्छे से बात करना, और पूरे घर को ऐसे संभालना लगे कि तुम एक आदर्श बहू हो, सब कुछ बढ़िया तरीके से करना। अब ये लड़की कहती है हाँ ये तो ठीक है, 3 ही महीने की तो बात है, उसके बाद तो छुटकारा मिल ही जाएगा। वो पाउडर लेती है और अपने ससुराल चली जाती है, और वहाँ जा करके अपने हस्बैंड का बहुत अच्छे से ख्याल रखना शुरू करती है, अच्छे से बात करती है, गुस्सा करना छोड़ देती है, बढ़िया बढ़िया खाना बनाती है, अपने सासू माँ को भी बहुत अच्छे तरीके से प्यार से रखती है, अपने क्या कहते हैं ससुर को भी बड़े अच्छे तरीके से प्यार से रखती है, अपनी नंद से भी बहुत अच्छा रिलेशनशिप निभाती है। अब ये जो चेंज आता है ना, तो उसके बाद उधर से भी चेंज आना शुरू हो जाता है, हस्बैंड भी बढ़िया से रहने लग जाता है, उनकी सास भी बढ़िया से बिहेव करने लगती है, ननद और ससुर सब अच्छे से बिहेव करने लगते हैं। लगभग 2 महीने के आसपास गुजरता है, तो ये फिर माँ के पास आती है, माँ अब तो 1 महीने की बात है, वो तो मर जाएंगे, लेकिन हम तुम्हारे पास इसलिए आए हैं कि तुम मुझे ये बताओ उसका कोई काट है क्या, क्योंकि अब हमको मेरा हस्बैंड अच्छा लगने लगा है, अब मेरे को मेरे सास ससुर सब बहुत अच्छे लगने लगे, हम नहीं चाहते कि वो मरे। माँ मुस्कुराती है, कहती है कौन सा पाउडर, वो तो ऐसे ही एक फाकी था उसका कोई रोल ही नहीं था उसमें, उससे कुछ नहीं हो सकता। बस ये जो शिक्षा उसकी माँ ने उसे दिया और उसके बाद जो उसकी पूरी ज़िंदगी बदल गई, ये सच में कमाल था। तो कई बार क्या होता है ना कि हमारे बिहेवियर, हमारे एक्शंस वो चीज़ों को कमाल के बना देते हैं। तो आप जैसे अभी बात कर रहे थे कि इश्क वाला आनंद, उसमें आप लोगों को हेल्प करते हो। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ, ये बताता हूँ कि यार कभी ये सोचे ना कि मुझे उसे छोड़ना है। क्या देखो सिचुएशन आएगी तो बात अलग है, प्यार क्योंकि बहुत खूबसूरत चीज़ है। आपने कितनी अच्छी बात बोली कि आप उन मोमेंट्स को याद करो कि जो अच्छे पल गुजरे, वो हमेशा ज्यादा होते हैं। क्या बात है, वो सच में ज्यादा, वो हमेशा ही ज्यादा होते हैं। ट्रू। इसको 80-20 का रेशो होता है। इसको ऐसे समझिए, आप रास्ते में जा रहे हो, 10,000 रुपये कहीं से मिल गए, आप उठाओगे, यूज करोगे, मजे से भूल जाओगे। कितने दिन हो सकता है, 2 दिन 4 दिन 5 दिन, लेकिन गलती से अगर रास्ते में आपके 1,000 रुपये गिर गए तो उस जगह से जब गुजरोगे ना तब भी याद आएगा, या फिर जेब में जब भी 1,000 रुपये रखोगे तो याद आएगा, गिर ना जाए। तो एक्चुअली जब कुछ जाता है या जो नेगेटिव पार्ट होता है वो एक्चुअली हम बहुत ज्यादा याद रखते हैं, और पॉजिटिव चीजों को थोड़ा सा हम इग्नोर करते हैं। तो आपकी ये बड़ी अच्छी सजेशन है कि जब भी किसी रिलेशनशिप से आपको बाहर निकलना हो, आप बैठो, ब्रेन स्टॉर्म करो और अच्छे तरीके से सोचो कि वो अच्छे पल कौन कौन से थे, सामने वाले इंसान ने आपके लिए क्या कुछ किया। कई बार क्या होता है कि रिलेशनशिप से निकलने की बारी जब आती है तो सिर्फ अपना पक्ष याद आता है। बिल्कुल बिल्कुल, हमने इसके लिए क्या किया, हमने ये किया, वो किया, ऐसे किया, वैसे किया, और ये वो सोचता ही नहीं कि सामने वाले ने क्या किया। बिल्कुल सही बात है। तो आप दोनों पक्ष रखें, आपने क्या किया और सामने वाले ने क्या किया, तो फिर आप देखोगे कि वो रिलेशनशिप टूटने से बच जाएगा। और देखो रिलेशनशिप टूटेगा तो कहीं ना कहीं आप फिर से किसी ना किसी रिलेशनशिप में आओगे ही, ये फैक्ट है। तो इससे बेहतर है कि आप जिस रिलेशनशिप में हो इसी के साथ आगे थोड़ा बढ़ लो। अगर अच्छे पल थोड़े ज़्यादा मिले, जब आप अपनी डायरी में लिख रहे हो कि क्या क्या कुछ गुड मोमेंट्स थे, लेकिन यहाँ पे एक दूसरा पक्ष ये भी है कि अगर आपको अच्छे पल ज़्यादा नहीं मिल रहे हैं, आपको हमेशा टॉक्सिक मोमेंट ही दिखाए इस रिलेशनशिप में, तो बेटर है कि निकल जाओ। मैं हमेशा मतलब एक चीज़ बोलता हूँ कि अगर कोई चीज़ अच्छी है तो उसको अपने पास में रखो। अगर आपको लगता है कि उसके, देखो रिलेशनशिप का मतलब क्या, आप किसी रिश्ते में क्यों जाते हैं, सबसे बड़ा पहला रीजन है क्यों जाते हो, सुकून पाने के लिए। सुकून, अगर वो आपको उसके साथ नहीं मिल रहा है तो आपको नहीं रहना चाहिए। अगर आपको उसके साथ मिल रहा है, किसी वजह से परेशान हो रहा है, तो उस वजह को सॉल्व करो। हाँ, ये ना कि उस इंसान को हटा दो। सो ट्रू, उस वजह को सॉल्व करो, उस वजह को सॉल्व। लेकिन अगर वो सुकून नहीं मिल पा रहा है तो फिर इट्स बेटर, बिल्कुल बिल्कुल, गेट आउट ऑफ दैट रिलेशनशिप। आप किसी रिलेशनशिप में इसलिए नहीं है कि आप हमेशा परेशान रहो, आप इसलिए हो कि आप सुकून मिले। अगर आपको वो नहीं मिल रहा है तो फिर आपको वो आप सही पर्सन के साथ नहीं हो, या गलत कोई भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, आप भी हो सकते हो, लेकिन वो एक बॉन्ड सही नहीं है। तो उसको नहीं, आप परेशान मत होइए, उसको जोड़ने की कोशिश मत करिए, क्योंकि आप भी नहीं खुश हो तो वो भी नहीं हो रहा है। क्या कमाल है। सो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा बात करके आपसे आनंद भाई, सच में ये कमाल का एपिसोड जा रहा है, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। मुझे तो लग रहा है ये बातें चलती रहे, खत्म ही ना रहेंगे। अभी तो आपने वो वाले तार छोड़ दिए हैं प्यार वाले, कि अगर मैं ऐसे प्यार की बातें करने लगा तो मुझे ऐसा लगता है, मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि भगवान ने शायद ना मुझे प्यार को
फैलाने का एक परिंदा बना के भेजा। मुझे लिटरली में समझ से लगता है, मुझे प्यार के बारे में इतना एक्सपीरियंस ऐसा नहीं कि सिर्फ अपनी निजी ज़िंदगी से, मैंने इतने करीब से उसे देखा है, इतने करीब से उसे महसूस किया है, इतने करीब से चीज़ों को किया है कि बहुत ऐसी कहानियाँ हैं जो लोग गलत स्टेप ले लेते हैं ना रिलेशनशिप में। मैं हमेशा मोटिवेट करता हूँ कि यार ये मत सोचो कि हमेशा प्यार तुम्हें मिलेगा ही, न करने से पहले सोचो कि तुम्हें मिल ही जाएगा। तुम करो, अपने हिस्से का प्यार करो। एक छोटा सा घर में आप कुछ पालते हो तो आपको पता होता है ना कि एक दिन चला जाएगा यार, लेकिन आपको उसके साथ प्यार तो रहता ही है। तो और वो कभी कभी काट भी लेता है। आप एक पेट पालते हो, एक डॉग पालते हो, वो कभी आप उसको प्यार करते हो, सारी चीज़ आप उसे नहीं काटोगे, लेकिन वो कभी कभी गुस्से में आपके साथ काट भी लेता है, लेकिन आप उसको मारते तो नहीं हो ना, निकाल तो नहीं देते हो ना, आप उसको सही करने की कोशिश करते हो, फिर उसको करते हो कि इसकी हैबिट सही करते हैं, यार ये अभी गलत तरीके से कार्य करता है। तो सब कुछ आपके ऊपर है, और कई सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि आपके हाथ में नहीं होता। तो प्यार मैं हमेशा बोलता हूँ कि बहुत खूबसूरत है यार। उसको प्यार करने वाले लोग गलत हो सकते हैं, लेकिन प्यार गलत नहीं हो सकता है ना। आपके एक्सपीरियंस गलत हो सकते हैं, लेकिन वो चीज़ गलत कभी नहीं हो सकती। जैसे बोलते हैं ना कि डॉक्टरी गलत नहीं है, डॉक्टर गलत हो सकता है। मेडिकल प्रोफेशन गलत नहीं है, डॉक्टर। हाँ, मेडिकल गलत नहीं है, उसको परस्यू करने वाला पर्सन हो सकता है, उसको कम एक्सपीरियंस हो या गलत तरीका कुछ हो गया, वो गलत हो सकता है। हर जगह यही बात है, पर्सन ही गलत होता है, सिस्टम तो सब एक ही है। वो चीज़ सिस्टम को फॉलो करने वाले लोग कौन है, दैट मैटर्स द मोस्ट। सो बहुत ही कमाल का ये पॉडकास्ट रहा, और इसके बाद तो हम लोग रेडियो पे चर्चा करने वाले हैं, वो एक एक्सक्लूसिव एपिसोड रखेंगे। बाकी इसको वाइंड अप करने से पहले कुछ सवाल आपसे फटाफट, कि अगर एक वेडिंग इवेंट आप होस्ट करने जाते हो तो कोई एक नया बंदा भी जा रहा है तो मिनिमम कितना चार्ज करें? देखो, अगर आप बिल्कुल नए हैं तो आपको वेडिंग नहीं करनी चाहिए। सबसे पहला सजेशन मेरा ये है कि आप पहले दूसरे इवेंट्स करके आए, क्योंकि वेडिंग एक ऐसा इवेंट है जहाँ पे लोगों की यादें जुड़ी हैं। आप अपने एक्सपीरियंस के चक्कर में दूसरे का सत्यानाश ना करें। मैं सबसे बहुत क्लियर बात बोलता हूँ, वेडिंग आप तभी करें जाके जब आप एक प्रोफेशनल एंकर बन जाएं, क्योंकि आपके लिए वो पहला एक्सपीरियंस है, उनकी वो शादी है यार। सही बात है। आपको अपने साथ एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए किसी शादी को लेकर। मैं हमेशा चीज बोलता हूँ कि आप पहले बन जाओ, पहले असिस्ट करो। आप किसी दूसरे एंकर के साथ जा रहे हैं, आपको कॉन्फिडेंट हो, आप कर लोगे तो हाँ, आप कर सकते हो। तो फिर अगर वो करना शुरू करे तो अप्रोक्सीमेटली क्या चार्जेस कर सकते हैं? आप 10+ में भी जा सकते हैं, अंडर 10 भी कर सकते हैं, मतलब 5 to 10 के बीच में। पर इवेंट्स। हाँ, पर इवेंट्स। वेडिंग्स में एक वेडिंग में 3 से 4 इवेंट होते हैं। ओके, तो लाइक आप मेहंदी हो गया तो 5,000 हो गए, मेहंदी, हल्दी, संगीत का फंक्शन, वरमाला का आजकल एक ट्रेंडिंग चला है, बारात ऑन व्हील्स। ओके, ये बारात ऑन व्हील्स जब हम देखते हैं ना कि हमारे यहाँ पुराने उसमें देखते थे हम लोग कि वो एक टेम्पो ट्रैवलर होता था जिसमें साउंड रखे थे, तो आजकल वहाँ पे MC भी रहते हैं जो पूरी बारात को एंटरटेन करते हैं। ओके, ये नया कॉन्सेप्ट है। ये नया कॉन्सेप्ट मैं फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ, शायद मैं अभी इधर मजा आता है उसमें भी। क्या बात है। बाय द वे, आपने बोला ना असिस्ट करने के लिए, मेरे को एक बार ले चलो, मैं असिस्ट करूंगा आपको, क्योंकि ये कमाल का इवेंट मुझे देखना है, बारात ऑन व्हील्स। ये मजेदार होता है, मजेदार। अरे पूरा एकदम जितना भाई नहीं नाच रहा तो उससे एंकर को नाचना पड़ता है। क्या बात है, क्या बात है। क्योंकि आप एनर्जी दिखाओगे तो रिफ्लेक्ट होगी। एनर्जी मैं दिखा सकता हूँ आपके साथ, मैं आपको पता है मुझे। बहुत अच्छा लगा। मतलब 5 से 10 हज़ार रुपये मिनिमम चार्ज करे पर इवेंट, मिनिमम कर सकते हो। दैट इज द मिनिमम, दिस इज द वन थिंग। अगर कॉर्पोरेट इवेंट्स कोई कर रहा है तो नॉर्मली क्या चार्ज करना? कॉर्पोरेट में आप 10+ में जाएं, 10+, क्योंकि दैट इज द मिनिमम। उसमें तो कई सारे इवेंट्स होते हैं, कंपनी के इवेंट्स होते हैं, अवार्ड शोज हो गए, आपके ओपनिंग सेरेमनीज होती हैं, ओपनिंग सेरेमनीज, मॉल के भी इवेंट्स होते हैं। जैसे कोई इवेंट किसी कोई लॉन्च कर रहा है, वो इवेंट्स होते हैं। जैसे अभी 6, 7, 8 प्रगति मैदान में व्हाट्सएप का एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है, तो वहाँ पर कुछ शूट वाले एंकर भी हैं, कुछ इस तरह के भी इवेंट्स हैं। तो हर तरह के कॉर्पोरेट में तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। ओके, वेरी नाइस। मतलब मिनिमम 10,000 रुपीज़ आप चार्ज? हाँ, मतलब मिनिमम एक एंकर के लिए तो रहता है, अगर आप ठीक ठाक काम कर लेते हैं तो। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। सो शानदार आनंद भाई, बहुत अच्छा लगा बात करके, सच में so मज़ा आया। आई ट्रूली लव्ड, एंड मुझे लगता है कि आप सभी को भी मज़ा आया होगा इस एपिसोड को सुनते हुए, देखते हुए। अगर सच में इससे बहुत कुछ सीखा आपने, कुछ फ़ायदे हुए आपको, तो आप एक काम करना ना, नीचे दिया गया एक नंबर है, उस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप करना कि क्या कुछ आपने इस पॉडकास्ट से सीखा। क्योंकि मेरा पूरा का पूरा मकसद है कि हमारा पॉडकास्ट ऐसे फोकस्ड हो जिससे आपकी लाइफ में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आए, कुछ चेंज आए। तो आप इस व्हाट्सअप नंबर पर ज़रूर मैसेज करना कि आप इस वीडियो से क्या कुछ सीख रहे हो, ताकि मुझे पता चल सके कि कितने लोगों की लाइफ में हम लोग मिलकर के अपने पॉडकास्ट के जरिए एक बेहतर वैल्यू एडिशन कर पा रहे हैं। बाकी मिलते हैं आनंद भाई से ही अगले एपिसोड में, जहाँ पे हम लोग बात करेंगे रेडियो की जर्नी के बारे में। कोई अगर इंसान रेडियो में अपना करियर बनाना चाहता है एज ए रेडियो जॉकी, तो उसे क्या करना चाहिए। तब तक के लिए शुभ विदा, मिलेंगे अगले एपिसोड में। लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ये तो आपका धर्म है। शुक्रिया, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, थैंक यू।